कोई ट्रीटमेंट सेंटर में है तो उसका रिलीजियस होना और उसका ट्रीटमेंट सेंटर में होना, ये दीज आर टू सेपरेट बुक्स, सेपरेट चैप्टर्स, सेपरेट सब्जेक्ट। इनका कोई आपस में मिक्स होने का मामला नहीं है। कभी आपने नहीं देखा होगा कि उर्दू का टीचर और साइंस का टीचर इकट्ठे क्लास पढ़ा रहा है। जी। ठीक है, केमिस्ट्री का टीचर और मैथ का टीचर इकट्ठे क्लास पढ़ा रहे हैं। दे आर सेपरेट थिंग्स। आज पे आने से पहले वो दूसरे सारे रास्ते ट्राई कर चुके होते हैं। वो जो है वो किसी की शादी कराना, किसी को बाहर भेजना, किसी को तोहफे तोहफ़े, वो जो सारी बातें हमने की हैं, ये सब कुछ फैमिली जो ट्राई कर रही होती है, उनका एंड गोल तो यही है ना कि वो ठीक हो जाए। हमें ज़िंदगी में किसी भी चीज़ के बारे में जानना है तो हमें उसके बारे में प्रॉपर रिसर्च करनी चाहिए। और प्रॉपर रिसर्च आपको यही कहेगी कि नशे के इलाज कराने से ही उसका छूटने की पॉसिबिलिटी सबसे बेहतरीन है। लेकिन कोई आपको एक आधा कहीं ना कहीं कोई केस मिलेगा जो खुद से भी छोड़ देते हैं। तो हम तो अक्सर लोगों को कहते हैं खुद छोड़ दो या किसी से छुड़वा लो, छोड़ दो। हमसे छुड़वा लो, किसी से छुड़वा लो, खुद छोड़ दो। और अगर हमें भला मानस मरीज़ चाहिए तो वो तो पता नहीं कहाँ से मिलेगा। उस बेचारे की मजबूरी को भी समझें। उसको कोई नशा देने के लिए तैयार नहीं होता, देना भी नहीं चाहिए। और इसी दौरान कहीं वो ये सीख लेता है कि हाउ टू गेट हिज वे। अगर उसे पैसे नहीं मिलेंगे तो उसने अपना नया आईफोन कैसे बेचना है औने पौने, और कैसे ये बताना है कि मुझसे किसी ने फ़ोन छीन लिया। हालांकि नशे के मरीज़ से कोई फ़ोन छीन ले तो वो तो उसको तो हम पीर मान लेंगे। ये तो किसी की ज़रूरत नहीं है कि उससे कोई छीन के ले जाए। तो ये तमाम मामलात इकट्ठे इंटरमिंगल हुए होते हैं, साथ साथ चल रहे होते हैं। ये दूसरी फिक्र, एक तो है खुश रखना, दूसरा वो कहना कि रिबेलियस तो नहीं हो जाएगा, ज़िंदगी भर के लिए हमारे ख़िलाफ़ तो नहीं हो जाएगा। क्योंकि वो इस किस्म की धमकियाँ भी तो देता है ना कि मुझे मेरी मर्ज़ी के ख़िलाफ़ इलाज में लाए हो या प्रेशर करके मुझे इलाज में लाए हो तो देखना फिर मैं अब तो इससे भी ज़्यादा करके दिखाऊंगा और मैं सारी ज़िंदगी बात नहीं करूँगा। तो इस तरह की एम्प्टी और वीटो थ्रेट्स जो होती हैं उसके ऊपर भी फैमिली जो है वो बहुत असर ले लेती है। आज चूँकि मंगल का रोज़ है तो ये जो आप यूआस फॉर इट देख रहे हैं ये लाहौर स्टूडियो से देख रहे हैं। मंगल के रोज़ हमारे साथ अब्दुर्रहमान सदाकत साहब हुआ करते हैं। आप चीफ़ ऑपरेटिंग ऑफिसर हैं विलिंग वेज के, क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हैं। अब्दुर्रहमान साहब आपका बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। थैंक यू। डॉक्टर सलमान उल्लाह हमारे साथ मौजूद हैं। आप बतौर मेडिकल ऑफिसर अपने फ़राइज़ सर अंजाम दे रहे हैं विलिंग वेज में, किंग एडवर्ड से फ़ारिग तहसील हैं। एक स्पेशल गेस्ट हमारे साथ मौजूद हैं। इस वक्त आप हेड हैं जो ड्रग एडिक्शन ट्रीटमेंट फैसिलिटी है 100 बेड्स की फाउंटेन हाउस में उसके, और 22 साल तक आप विलिंग वेज और सदाकत क्लिनिक का हिस्सा रहे। नदीम नूर साहब हमारे साथ मौजूद हैं। नदीम साहब आपका बहुत शुक्रिया। और आज के जो टॉपिक है वो बड़ा अहम है। लास्ट हमने बात की रमज़ान के हवाले से तो बहुत सारा फीडबैक आया कि ये इतना इंटरेस्टिंग टॉपिक और इतना ऐसा टॉपिक जो कि हर घर जो है उसके ऊपर सोचता है, बात करता है। आज हम बात कर रहे हैं ये जो एडिक्शन ट्रीटमेंट है या कोई भी ट्रीटमेंट है उसमें ये रमज़ान और ईद का आ जाना और फिर फैमिली का ये सोचना कि ये जो काम है हम ईद के बाद करेंगे। अपने प्यारे को अब रमज़ान में तो नहीं उसका इलाज कराना, अब ईद पे बंदा इलाज कराता अच्छा तो नहीं लगता। तो ये जो सोच है कि रमज़ान और ईद इसको ज़रा सेपरेट कर लिया जाए, बाकी दिनों में इलाज कराया जा सकता है, बीमारी का ताल्लुक इन महीनों से नहीं होना चाहिए। नदीम साहब यहीं से स्टार्ट करते हैं। ये क्या मतलब ये कोई साइंस है इसके पीछे? क्या इलाज की जो असर है वो ज़ायल हो जाता है अगर उसको रमज़ान या ईद के दिनों में कराया जाए? ऐसा नहीं है, लेकिन इससे पहले थोड़ा सा ज़रा दोहरा लिया जाए कि एडिक्शन इज़ अ फैमिली, इट इज़ अ फैमिली डिजीज़, अ फैमिली डिसऑर्डर। इसमें आइडेंटिफाइड पेशेंट ख़ुद तो बीमारी में मुब्तला होकर बर्बाद होता ही है जी, लेकिन घर वालों पर भी इस बीमारी का साया पड़ जाता है और वो भी एक नए अंदाज में सोचने लगते हैं। बल्कि अगर कहा जाए जी, कि मरीज़ के साथ रहते रहते वो मैल अडेप्ट कर जाते हैं, तो कुछ गलत ना होगा। और हर वक्त दिल ये सोचना चाहता है, ये यकीन करना चाहता है कि अभी भी कुछ ज़्यादा नुकसान नहीं हुआ, कुछ ज़्यादा नहीं बिगड़ा। पहले तो काफ़ी अरसा, काफ़ी साल इस सोच में गुजर जाते हैं कि नहीं, इट विल नेवर हैपन टू मी, जी, ये मेरे साथ नहीं हो सकता, मेरे घर आने के साथ। हमारी ख़ानदान में तो
नस्लों में भी कोई एडिक्ट नहीं है। एक सोचने का अंदाज़ होता है जिससे डिनाइल झलकता है, जिससे खुद फरेबी झलकती है जी। जिससे तकलीफ़ को फेस ना कर पाने की एक अज़ियतनाक जो कैफियत होती है फैमिली की, वो झलकती है। फिर दिन गुज़रते हैं तो कुछ इम्पोर्टेंट लाइफ में आने वाले जो टाइम हैं उनकी वजह से ट्रीटमेंट डिले होता है, लेकिन पीछे यही सोच होती है। मरीज़ खुद भी ऐसे ही सोचते हैं। नौजवान मरीज़ ख़ास तौर पे सोचते हैं कि मैंने कौन सा सारी ज़िंदगी नशा करना है, मैंने नशा छोड़ ही तो देना। तो जब मैं 30 साल का होऊंगा तो छोड़ दूंगा, तो 30 साल भी आ जाता है। फिर वो सोचते हैं 35 साल, फिर वो सोचते हैं जब शादी होगी, शादी भी हो जाती है, तालीम भी उससे पहले बर्बाद हो चुकी होती है, डिवोर्स की सूरत में भी तकलीफ दे नताइज निकलते हैं, और इसी तरह डिले पर डिले पर डिले होता चला अपनी शादी से बच्चों की शादी तक बात आ जाती है। ऐसा है। और जूं वक्त गुजरता जाता है एक क्रॉनिक इलनेस, एक मेजर क्रॉनिक इलनेस इतनी कॉम्प्लिकेटेड हो जाती है कि उसका ट्रीटमेंट हर गुजरते वक्त के साथ मुश्किल होता चला जाता है। करते करते ईदें भी आती हैं, शबरातें भी आती हैं, लेकिन ये तमाम मामलात बीमार और बीमार घराने की ज़िंदगी में बहुत मुश्किल से गुज़रते हैं। ऐसा कोई एडिक्शन का मरीज़ नहीं जो ईद के दिन 1 बजे से पहले जागे। एक तो वैसे ही एडिक्शन इस बीमारी का नाम है जिसमें दिन को रात और रात को दिन बन जाता है। ऑन टॉप ऑफ दैट जो बिहेवियरल प्रॉब्लम्स होती हैं एडिक्शन में, उस वजह से फिर ख़राबियाँ होती हैं, फड्डे। ईद के दिन बहुत तकलीफ़ दे दिन होता है ऐसे घरानों में जिनमें एडिक्शन का कोई मरीज़ होता है। जी। घर वालों की कोशिश होती है कि मरीज़ कमरे से बाहर ना निकले। मरीज़ की कोशिश होती है कि मौका अच्छा है, घर में मेहमान है, क्यों ना इसे कैश कराया जाए। घर में आने वाले मेहमानों की कोशिश होती है कि ऐसे मौके पर मरीज़ के घर वालों से चुपते चुपते सवाल किए जाएं, भले उसके 8 बहन भाई और हों, लेकिन उन्होंने भी घूम फिर के उसी एक का ही पूछना है जिसके मसाइल चल रहे हैं। वो मरकज़ी ख्याल है, वो मरकज़ी ख़याल है। घर वाले अपनी शेम की वजह से किसी को बता नहीं पाते, और ये खुला राज होता है जिसे एडिक्शन कहते हैं। तो ये एक कॉम्प्लिकेटेड पिक्चर है जिसमें ईदों के मौके पर भी इसी वजह से डिले किया जाता है। एक अनजाने होप और उम्मीद की तलाश में सब भागे फिर रहे होते हैं, लेकिन पस मंज़र में एडिक्शन पूरी तरह फल फूल रही होती है। ये सोच भी होती है अब्दुलरहमान साहब कि शायद ईद के इस मौका के ऊपर, खुशी के मौका पर, कोई इंसान जो है वो ये फ़ैसला कर ले कि अब से आगे मैंने नशा नहीं करना। जैसे सारे लोग जो हैं वो अपनी कोई ना कोई सोच ही बनाते हैं कि वाइफ़ की जो है वो मोहब्बत बच्चे को ठीक कर लेगी, या जो बच्चे हैं उनके वाले से जब सोचेगा तब ठीक हो जाएगा, ईद पे ठीक हो जाएगा, या 1 जनवरी आएगा तो ठीक हो ही जाएगा। तो ये भी कहीं सोच होती होगी लोगों में कि ये शायद को बबरकत जो दिन है इनकी बरकत से ठीक हो जाएंगे। ये जो चीज़ है ना, ये विशफुल थिंकिंग से ज़्यादा और कुछ भी नहीं हो सकती। ये सिवाय इसके कि आपकी ये ख्वाहिश हो सकती है, और उस ख्वाहिश को आप हर पॉसिबल इवेंट के ऊपर डाल दें कि इसकी शादी करा दें तो ये ठीक हो जाएगा, इसके बच्चे हो जाएं तो ये ठीक हो जाएगा, इसको बाहर पढ़ने भेज दें तो ठीक हो जाएगा, रमज़ान में ठीक हो जाएगा। तो ये सिर्फ विशफुल थिंकिंग आपकी हो सकती है। इससे ज़्यादा इसके पीछे फैक्चुअली इसको सपोर्ट कोई चीज़ नहीं करती। क्योंकि क्या इन मौक़ों से कोई और फिज़िकल डिसऑर्डर, फिज़िकल डिजीज़ ठीक हो जाती है? नहीं। क्या ईद के मौके पर रमज़ान में किसी की डायबिटीज़ ठीक हो जाती है? नहीं। या किसी को हार्ट रिलेटेड इश्यूज़ है तो वो ठीक हो सकते हैं। तो एडिक्शन भी ठीक नहीं हो सकती, साइकियाट्रिक इश्यूज़ भी इवेंट और मौका देख के उसके हिसाब से ठीक नहीं हो सकते। और लेकिन कहीं कहीं ये भी होता है कि रमज़ान में कोई इंसान जो है वो कुछ गैप भी देता है। वो जो है कोई अल्कोहल करता है तो वो कहता है कि चलें ये एक डिटॉक्स पीरियड भी हो जाएगा, फैमिली में एक अच्छा इंप्रेशन भी चला जाएगा, तो कुछ गैप दे ही लेते। वो आर्जी तौर पे ऐसा कई दफ़ा देखने में आता है। कुछ खुद को राज़ी करने के लिए होता है कि मैं जब चाहूँ छोड़ सकता हूँ, कुछ घर वालों को कन्विंस करने के लिए होता है कि देखो मेरी मर्ज़ी थी तो मैंने इतने दिन छोड़ दिया, अब मैं अपनी मर्ज़ी से कर रहा हूँ, जब चाहूँगा दोबारा छोड़ दूँगा। तो सिवाय वो किसी एक टैक्टिक के जो कि ख़ुद का डिनाइल बरकरार रखने के लिए और फैमिली का डिनाइल बरकरार रखने के लिए, उसके अलावा उसमें कोई जो है वो सच्चाई नहीं है।
एक जो बड़ी इसमें इम्पोर्टेंट बात है ना कि हमारे अनफॉर्चुनेटली लोगों की प्रायोरिटीज़ ठीक नहीं है, जिसमें आप लाइफ के डिफरेंट एस्पेक्ट्स में इसको चेक कर लें जी। तो प्रायोरिटीज़ गलत हैं कि ये शादी का मौका गुजर जाए, ख़ानदान में शादी है इसके बाद इलाज को देखते हैं, ईद गुजर जाए उसके बाद इलाज को देखते हैं, किसी की कोई बड़ा अहम ज़िंदगी की असाइनमेंट्स होती हैं लेकिन वो जस्ट फ्रॉम अ मेयर स्पोर्ट्स इवेंट इन द कंट्री उसकी वजह से डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं और क्रिकेट मैचेस हैं ना ज़रा ये देख इसके बाद करते हैं। तो प्रायोरिटीज़ ही ठीक नहीं है। लोगों को ये नहीं पता कि अर्जेंट एंड इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या होती है, जो अहम भी है और बिल्कुल इस वक्त अर्जेंट भी है, या अर्जेंट बट नॉट इम्पॉर्टेंट क्या होती हैं, नॉट अर्जेंट बट इम्पॉर्टेंट क्या होती हैं। तो लोगों ने उसको कोई ना हायरार्की में रैंक ही नहीं किया हुआ, और बस डे टू डे जो सिस्टम है वो चल रहा है, उसमें वो नहीं देखते कि प्रायोरिटी क्या होनी चाहिए। अव्वल नंबर पे हमें पहले क्या काम करना है। अगर ख़ानदान में किसी को कोई भी बीमारी है तो पहले नंबर पे क्या होना चाहिए? इलाज। पहले नंबर पे उसका इलाज होना चाहिए। लेकिन फिर वो बीच में कहते हैं अच्छा इसकी पढ़ाई का क्या बनेगा, इसने यूनिवर्सिटी भी तो जाना है, इसको हमने बाहर भी तो भेजना है, उसका क्या बनेगा। यहाँ तक कि जब फैमिलीज़ किसी को ट्रीटमेंट सेंटर में लेके आती हैं और हमारे पास एडमिट कराते हुए वो ये नहीं पूछते इसका इलाज कैसे होगा, वो पूछते हैं इसको कोई फल छल देंगे, उसको कोई ड्राई फ्रूट मिल जाएगा, इसको बाहर से खाना खाना अलाउड है क्योंकि ये फास्ट फूड का बड़ा शौकीन है, इसको फ़ोन रखने दें इसका फ़ोन पे थोड़ा दिल लगा रहेगा, या इसको प्ले स्टेशन ला दें, इसको गेम्स खेलता रहेगा। एक्स्ट्रा ये है जो फैमिली की प्रायोरिटी होती है, और वो इसके ऊपर एम्फेसिस करते हैं बजाय इसके कि क्यूरियोसिटी शो करें कि इलाज में क्या होगा, कैसे बेहतर होगा, क्या क्या सिखाएंगे, कौन इस पर कितना काम करेगा। वो अक्सर सेशंस के लिए आते हैं तो वो ड्राई फ्रूट ले आते हैं, कहते हैं ज़रा उसको पहुंचा दें, चॉकलेट्स ले आते हैं। उसकी बर्थडे का केक लाने में उसमें बहुत इंटरेस्ट होता है, हालांकि अभी उसको इलाज में आए हुए चौथा, पाँचवा या छठा दिन चल रहा होता है। वैसे बर्थडे सेलिब्रेट होना तो वो तो बनता है, लाजिम है। सो नॉट टू साउंड सार्कास्टिक बट दीज थिंग्स आर काउंटर प्रोडक्टिव। ये चीज़ें जो हैं वो उसके इलाज को ख़राब कर रही होती हैं, और ये चीज़ें हम 1-to-1 फैमिलीज़ को बारहा समझाते हैं, पहले सेशन से लेके आखिरी सेशन तक उनको बता रहे होते हैं। कुछ इसको बहुत अच्छा समझ जाते हैं, कुछ लोगों के साथ हमें लास्ट दिन तक, आखिरी दिन तक बड़ा एफर्ट करनी पड़ी होती है, स्ट्रगल करनी पड़ी होती है कि अपनी प्रायोरिटीज़ सही रखें। आपकी प्रायोरिटी ये है कि वो फारिग वक्त में यहाँ पे कोई वीडियो गेम खेल ले ताकि बोर ना हो जी, या आपकी प्रायोरिटी ये है कि उसका इलाज अच्छा हो जाए और उसका नशा छूट जाए। और आपको शायद सुनने में लगे कि ये तो आसान बात होनी चाहिए समझने के लिए, बट दिस इज़ वेरी डिफ़िकल्ट। ये फैमिलीज़ को समझ आ जाना और हमारा उनको समझाना, इसमें बड़ी बड़ी मुश्किलात होती हैं। ये समझना नदीम साहब कैसे मुश्किल हो सकता है कि जैसे फैमिली जब रब्ता करती हैं तो वो कहती हैं कि अच्छा कमरा कितना बड़ा है, बेड कैसा है, मैट्रेस क्या इसकी पसंद का होगा या नहीं होगा, ये जो है वो प्ले स्टेशन रखने की इजाज़त होगी या नहीं होगी। तो ये उस तरह का माहौल प्रोवाइड करने की कोशिश जो कि घर में है, जो कि किसी वीवीआईपी होटल में होता है, तो ये कॉन्सेप्ट लोगों में पाया जाता है कि बच्चा जो घर से दूर जा रहा है वो किसी वीआईपी माहौल में हो, वो ज़्यादा अहम है इससे कि उसका इलाज हो। एक्चुअली इसके पीछे कुछ ना कुछ माजी की वो रूटीन्स भी हैं जिसमें मरीज़ों के घर वाले ये समझते हैं कि अगर इन्हें खातिर खा हद तक खुश कर दिया जाए या इत्मीनान दे दिया जाए तो फिर ठीक, तो ये बस हुए के हुए। अच्छा, अब नशे के मरीज़ भी बेचारे मजबूर हैं, उन्होंने भी अपनी बीमारी के हाथों तंग आके क्रेविंग जो उन्हें तोड़ फोड़ के रख देती है, उसके हाथों वो इतना तंग होते हैं कि बेग बोरो स्टील किल और बी किल्ड। जी। मैं आपको बताऊं कि बहुत सी बातें मीडिया छुपाता है, वरना ज़्यादातर जराइम के पीछे, जिसमें रोड एक्सीडेंट से लेकर किसी की जान लेने देने तक के मसाइल हैं, उसमें ड्रग्स इन्वॉल्व होती हैं, लेकिन उस मौजू पर ज़रूर बात करेंगे। मैं ये अर्ज़ कर रहा था कि इसके पीछे एक सशक्ति हुई ख्वाहिश होती है कि बस ये किसी तरह राज़ी हो जाए। अब ये ख़याल कहाँ से आया कि मरीज़ को राज़ी करने में उसकी सेहतमंदी है, क्योंकि ऐसा तो और दूसरी क्रॉनिक इलनेसेस में नहीं है। डायबिटिक को जितना भी खुश करें उससे वो खुश तो हो सकता है,
लेकिन उससे उसकी डायबिटीज़ कैसे मैनेज होगी, देयर इज़ नो कोरिलेशन। कैंसर पेशेंट, कार्डियोवैस्कुलर हार्ट डिजीज़ पेशेंट को खुश करना, वैसे ही इंसानों को मेरिट पर खुश रखना चाहिए, लेकिन ये ख्याल कि अगर कोई खुश हो जाएगा या इत्मीनान होगा या इजी रहेगा तो उसकी रिकवरी आगे बढ़ेगी, ऐसा तो कुछ है नहीं। और अगला मुसीबत ये है दूसरी बीमारियों के मुकाबले में एडिक्शन का, कि इसमें अगर हम रिकवरिंग पेशेंट को, यानी इलाज में आए हुए या आने वाले पेशेंट को किसी तरह ये मैसेज दे देना कि हमें इलाज से ज़्यादा और आपकी रिकवरी से ज़्यादा आपकी खुशी अजीज़ है, तो वो कहते हैं हमारी खुशकिस्मती है। अगर ऐसा है तो चलिए कुछ दिन और अपनी पुरानी ज़िंदगी में गुजार लेते हैं, क्योंकि एडिक्शन को आप सिर्फ ड्रग यूज़ से ना पहचानें, इसमें एडिक्टिव पर्सनैलिटी और एडिक्टिव बिहेवियर्स भी होते हैं और दोनों से जान छुड़ाना पड़ती है। अब तो जैसे अब्दुर्रहमान साहब फरमा रहे थे, जैसे रोज़ों में कुछ लोग नशे के मरीज़, शराब के मरीज़ शराब पीना छोड़ देते हैं तो लोग समझने लगते हैं जैसे काम हो गया, बात बन गई, ठीक हो गया। मरीज़ बेचारा तो नशा छोड़ के ट्रीटमेंट में आए बग़ैर उसकी तो हालत पहले से भी पतली हो जाती है। इसीलिए तो कहा जाता है कि इट गेट्स वर्स बिफोर इट गेट्स बेटर। लेकिन हम सब का मिन हैसुल माशरा यही अप्रोच है कि नशे की बीमारी में अगर फ़कत जो नशा है वो छोड़ दिया जाए और मरीज़ को काफ़ी राज़ी रखा जाए और किसी तरह वो दिल से मान ले, ये ज़्यादती है। मोटिवेशन अलोन, गुड विल अलोन, हैप्पीनेस अलोन is not a cure. These are good things, but these are not the sum of all cures for the disease, let alone addiction. अच्छा, ये सारी कोशिशें फैमिली जो है ना वो अपने तौर पे कई अरसे से करती आ रही होती है जी, कुछ महीनों से, कुछ सालों से वो ये चीज़ें करते आ रहे होते हैं कि इसको गाड़ी ले दो, नहीं इसको फ़ोन ले दो, इसको वेकेशन करा दो, रिवॉर्ड किसी ना किसी तरीके से कि इसको खुश रखेंगे तो ये मान जाएगा। कुछ हद तक वो ये खुद कर रहे होते हैं, कुछ हद तक ये मरीज़ ने उनको राज़ी किया होता है कि बस मेरा ये काम हो जाए ना तो फिर उसके बाद मैं छोड़ दूँगा। ये वाला रिलेशन उनका पहले से बना हुआ है और इसमें वो रिवॉर्ड कर करके उसका नशा छुड़ाने की कोशिश करते हैं। कभी वो रिवॉर्ड करते हैं जी, कभी वो फ्रस्ट्रेट होकर उस पर गुस्सा भी करते हैं। तो इनेबलिंग प्रोवोकिंग दोनों काम उनके साथ चल रहे होते हैं। और गुस्से के बाद भी रिवॉर्ड करते हैं और गुस्से के बाद दोबारा रिवॉर्ड करते हैं क्योंकि आपको गिल्ट होता है। सो ये चीज़ वो जारी रखना चाहते हैं जब वो ट्रीटमेंट सेंटर में भी ले आते हैं जी। और वो फिर ये आपको टिप्स देने लग जाते हैं कि इसके साथ थोड़ा सा ज़रा ना फ्रेंडली माहौल में बातें करेंगे ना तो इसको खुश रखना आपने, ये आपके साथ थोड़ा आपके साथ दोस्ती हो गई ना इसकी, तो फिर देखिएगा ये कैसे बात मानता है। वहाँ पे फैमिली को अपने पैटर्न्स ब्रेक करने की ज़रूरत है। जो वो करते आ रहे हैं अगर वो कामयाब हो जाता तो ग्रेट, लेकिन वो कामयाब हुआ नहीं जी। आपसे नहीं वो कामयाब हुआ तो हमें भी वही नाकाम मशवरा क्यों देना, क्योंकि वो काम नहीं करेगा। और अगेन टू क्लैरिफाई कि बेसिक नेसेसिटीज़ किसी मरीज़ के पास हों इलाज का में, ये चीज़ें तो ज़रूर होने चाहिए। फैमिली का अगर ये कंसर्न है कि वो डिसेंटली कंफर्टेबल है, वहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं कि इसके रहने के लिए कमरा साफ़ सुथरा है, ठीक है, बिस्तर कंफर्टेबल है, वॉशरूम है, सब सही है। जब वो नीड्स से ऊपर वांट्स की तरफ जाने लग जाते हैं ना कि एडिशनल फैक्टर्स, आप कुछ बाहर से मंगवा दिया करें, बड़ा शौकीन है वो खाना खाने का, या बस ऐसे वक्तन फ़वक्तन रहे में पेशेंट्स जिनके फैमिली मेम्बर्स कहते थे कि म्यूज़िक का बड़ा शौकीन है, इसको आईपॉड ला दें ताकि कम से कम, मोबाइल अलाउड नहीं है तो वो आईपॉड पे गाने सुन ले, किसी को गिटार ला दें, किसी को कुछ और ला दें। यहाँ प्रॉब्लम आ जाती है बिकॉज एज लॉन्ग एज यू आर वरिंग अबाउट योर लव्ड वंस कंफर्ट, बेसिक डिसेंट कंफर्ट जी, तो तब तो ठीक है। लेकिन अब अगर आप उसको एक रिजॉर्ट टाइप फीलिंग देना चाहते हैं तो वहाँ पे आपकी प्रायोरिटीज़ गलत जगह पे हैं। आपकी प्रायोरिटीज़ होनी चाहिए कि उसका इलाज कैसा हो। और अक्सर मसला जो है वो होता ही रूटीन्स का या किसी इंसान का डिसिप्लिन होने का है। जैसे कि वो एक वाक़या याद आता है कि किसी पेशेंट ने अपनी वालदा को कहा कि आपको पता है यहाँ पे क्या करना पड़ता है? वालदा ने कहा कि क्या करना पड़ता है? उन्होंने कहा कि यहाँ पे मैं दाल चावल भी खुद मिक्स करता हूँ।
अच्छा। तो वालदा ने फिर आके काउंसलर को कहा कि ये देखें, इतना ना करें, इसने सारी ज़िंदगी इसको दाल चावल मैंने मिक्स करके दिए हैं, तो किसी बंदे को कहें कि इसको मिक्स करके दिया करें। तो ये जो दाल चावल मिक्स करना या इस तरह की, तो कुछ पैटर्न्स फैमिली ने सेट किए होते हैं और वो चाहते हैं कि उसके मुताबिक सबको ढाल लिया जाए, बल्कि बच्चा चेंज ना हो। यानी वो दाल चावल मिक्स होते हैं तो वो दाल चावल मिक्स करने वाला कोई आ जाए, इसको अलार्म लगा के ख़ुद उठाया जाए, ये भी चीज़ की जाए, वो भी चीज़ की जाए, और एक पैम्पर्ड सा माहौल दिया जाए, और ये सारी दुनिया चेंज हो जाए उस एक शख्स के लिए। असल में तो ये बड़ी समझने में आसान बात लगती है ना कि फैमिली को बस इतना समझ आ जाए कि ये जो हमारा पैम्परिंग वाला माहौल था जी, इससे काम कभी सुधरा नहीं। इफ़ एनीथिंग, इन फैक्ट इसी से काम शायद ख़राबी की तरफ भी गया। और ये नहीं करेंगे और ट्रीटमेंट सेंटर की गाइडलाइंस सुनेंगे तो हमारा फ़ायदा होगा। सुनने में आसान बात लगती है, जी, ये करने में हफ्तों और कई दफ़ा महीने भी लग जाते हैं कि फैमिली को आप ये कम्युनिकेट कर सकें कि वो अपना ये रिलेशन जो है उनको रीसेट करने की, रीबूट करने की ज़रूरत है। इसमें सही जगह पे फैमिली में कहाँ किसकी रेट होनी चाहिए, किसको बात सुननी चाहिए, क्या डिसिप्लिन होना चाहिए, क्या हायरार्की होनी चाहिए, ये सब रीसेट होने वाला है। इसमें बड़ा वक्त लग जाता है। वो जैसे किसी घड़ी का कोई फंक्शन कर रहे हो या किसी चीज़ का, तो वो जब एक जगह आके बहुत ज़्यादा एरर आ जाता है और लगता है कि सारा कुछ पीछे जो है वो गलत इनपुट डाला हुआ था, तो फिर रीसेट की ज़रूरत पड़ती है कि दोबारा से सब कुछ सही किया जाए। जैसे अब्दुर्रहमान साहब ने बताया, पैम्परिंग एंड ओवरली केयरिंग, जी, एंड दैट टू एट द कॉस्ट ऑफ ट्रीटमेंट। जी, ये तो नशे की बीमारी की दो विशस फोर्सेस हैं, इनेबलिंग और प्रोवोकिंग। ये उसमें से इनेबलिंग का शाखसाना है जी, कि जब पेशेंट बर्बाद हो रहा होता है तो फैमिली का तो यहाँ तक दिल चाहता है कि वो बिल्कुल फ़िक्र ना करे। फैमिलीज़ अपने पेशेंट के लिए रोती हैं और वो बेचारा बर्बाद होके अपने लिए उसके कान पे जो भी नहीं रेंगती, उससे लगता है कि सब ठीक ही तो है, क्योंकि हर बंदा उससे इस इंटरेक्शन के ज़रिए ये मैसेज दे रहा होता है जी, कि ठीक है, और अगर तुम आज भी ठीक हो जाओ तो कुछ नहीं बिगड़ा। ये सब इनेबलिंग पैटर्न्स हैं। और दूसरी तरफ जो इसी कॉइन का दूसरा रुख है वो है प्रोवोकिंग। यानी आमतौर पर ये समझा जाता है कि अगर नशे के मरीज़ों को ओवरली पैम्पर्ड या ओवरली केयर उनकी की जाए, या दूसरी तरफ उनके साथ बेजा सख्ती, बेइज्जती और तुर्श रवैये रखे जाएं, तो इससे उनकी ज़िंदगी में कुछ बेहतरी आएगी। लेकिन हकीकत ये है कि ये दोनों माइंडसेट्स, ये दोनों फोर्सेस नशे की बीमारी को बढ़ाने वाली हैं। तो अभी जैसे अब्दुर्रहमान साहब बता रहे थे तो मेरे जहन में आया कि इनेबलिंग के बारे में भी। इनेबलिंग असल में लोगों को जब तक किसी चीज़ का एक्सपीरियंस खुद नहीं होता ना, जी, आम तौर पे लोग दूसरों के एक्सपीरियंस से कम ही सीखते हैं। एक होता है कि किसी के साथ आपने कुछ गलत होते देखा तो आप वहीं से सीख जाएं, जी, वो तो बिल्कुल एक प्रोएक्टिव और अच्छी अप्रोच है। लेकिन आमतौर पे ज़्यादातर देखा जाता है कि लोग जब तक अपने साथ वो एक्सपीरियंस नहीं होता तो तब तक नहीं सीखते। और फिर कई हैं जो उसके बाद भी नहीं सीखते, खुद के साथ हो जाने के बाद भी नहीं। सो ये अप्रोच उन्होंने इतने अरसे से लगाई होती है एंड इट डजंट वर्क। एंड आई ऑफन टेल पीपल, इफ इट वर्क्स तो कर लें। हैज़ इट वर्कड? नो। तो फिर रोक दें इस पैटर्न को यहीं को ये पे। लगता है कि जो हमारा जो तरीका इलाज है वो तरीका इलाज ठीक है, लेकिन अब हम में वो एनर्जीज रही नहीं है, तो हम एनर्जीज दूसरों के ले लेते हैं, तरीका इलाज हम अपना बता देते हैं। सलमान साहब, इसमें थोड़ा सा जिक्र इस बात का भी हो जाए कि एक्चुअली अल्कोहलिज्म एडिक्शन में जिस इंसैनिटी का जिक्र है ना, जी, हालांकि ये उस तरह से जनरल साइकेट्रिक इलनेसेस की तरह साइकोटिक इनमें मसाइल उस तरह से नहीं होते, यानी जहनी तवाज़ुन या सैनिटी से राब्ता नहीं टूटता। हाँ, बहुत से मरीज़ों में अब आइस इंड्यूस या चरस इंड्यूस साइकोसिस हमें ज़रूर देखने को मिलता है, लेकिन आम तौर पर ये कम है। जी, तो फिर जिस इंसैनिटी का जिक्र अल्कोहलिज्म और एडिक्शन में है ना, वो यही है, डूइंग सेम थिंग्स ओवर एंड ओवर अगेन एंड एक्सपेक्टिंग डिफरेंट रिजल्ट्स दिस टाइम। जी, कि वही सब कुछ करते करते ये सोचना कि नहीं इस दफ़ा हो सकता है कि नतीजा बेहतर निकल आए, और इसी तरह फिर ज़िंदगी मज़ीद बर्बाद होती है, दिनों पे दिन और सालों पे साल गुजरते जाते हैं, बीमारी की जड़ें मजबूत होती रहती हैं, घर पूरे का पूरा कमज़ोर होता रहता है,
और इस तरह एक पूरा सिस्टम उसको दीमक नशे की बीमारी की चाट जाती है। हम बात कर रहे हैं कि ये जो रमज़ान और ईद है इसमें इलाज, डॉक्टर सलमान आपसे ये जानना चाहूँगा कि ये एडिक्शन की बीमारी के बारे में ये है कि इसमें इलाज लिया जा सकता है, किसी क्या जो बाकी मेडिकल कंडीशंस हैं उसमें भी ये रमज़ान या ईद के आसपास लोग कहते हैं कि जी आगे आगे, या जहाँ पे कोई दर्द हो रही हो, तकलीफ़ हो रही है, उसमें कोई इंसान फ़ौरन से अस्पताल पहुँचता है? नहीं, कतन ऐसा नहीं है। मेरे ख्याल में बात जो असल है वो प्रॉब्लम को रियलाइज़ करने की और उसकी वजह से जो हार्म एक पेशेंट को या एक इंसान को पहुंच रहा है उसको रियलाइज़ करने से ताल्लुक़ रखती है। फॉर एग्जांपल अगर किसी फिज़िकल इलनेस की हम बात करते हैं तो वो एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें जो पेशेंट होता है वो एक इमीडिएट पेन में होता है या डिस्कम्फर्ट में होता है। उस पेशेंट को खुद भी और उसके अटेंडेंट्स को भी ये लगता है कि इसके एक इमीडिएट हल की ज़रूरत है, सोल्यूशन की ज़रूरत है। और जब भी कोई इमरजेंसी सिचुएशन होती है या इवन नॉन इमरजेंट सिचुएशन में भी अगर कोई एक पेशेंट पहले से बीमार है और उसको महसूस हो रहा है कि उसकी तबीयत ख़राब होने की तरफ जा रही है, एक्सेसरबेट होने लगी है, तो वो फ़ौरन से अस्पताल आ जाएंगे, किसी न किसी डॉक्टर को दिखा लेंगे, क्योंकि उनको इदराक है कि ये चीज़ हार्मफुल पोटेंशियल रखती है। अब एडिक्शन में जो डिलेइंग टैक्टिक्स हैं, जिस तरह पहले भी बात करते रहे हम, हो रही है इस प्रोग्राम में, कि पहला मसला ही ये होता है कि जो पेशेंट खुद और उसकी जो फैमिली है, बाज़ औक़ात वो उसके हार्मफुल पोटेंशियल्स को फुली रियलाइज़ ही नहीं करते। उन्हें लगता है कि सिर्फ ये एक हैबिट है, ये एक रवैया है उसका जो कह लें कि उस ड्रग के इन्फ्लुएंस की वजह से कहीं ना कहीं मैनिफेस्ट हो रहा है, और ड्रग वो ले रहा है किसी स्ट्रेस की वजह से या किसी भी और उसके सर्कमस्टांस में चेंजेस की वजह से, और इवेंचुअली ये चीज़ ठीक हो जाएगी। उसको एज अ डिजीज़ कॉन्सेप्ट उनका जो होता है, जो डिजीज़ का कॉन्सेप्ट है वो इतना स्ट्रॉन्ग नहीं होता। तो जब तक उसको वो एज अ डिजीज़ नहीं डील करना शुरू करेंगे, पेशेंट भी ये रियलाइज़ नहीं करेगा कि मुझे इसमें इमीडिएट हेल्प चाहिए किसी प्रोफेशनल की, और उसकी फैमिली भी ये रियलाइज़ नहीं करेगी। और अगर उनको ये रियलाइज़ हो जाए, अगर किसी पेशेंट को या उसकी फैमिली को पता है कि एक साइकेट्रिक इमरजेंसी क्या होती है और क्या एक वो पेशेंट जो एक इंसान जो ड्रग्स यूज़ करता है उसकी कौन कौन सी ऐसी सिम्टम्स हैं जो कि क्वालिफाई करती हैं द साइकेट्रिक इमरजेंसी या एक ऐसी इमरजेंसी जो किसी भी एक एडिक्ट को हो सकती है, जब तक वो इसको रियलाइज़ नहीं करेंगे वो कभी भी उसको इमीडिएटली हेल्प की तरफ नहीं लेके आएंगे और डिलेइंग टैक्टिक्स यूज़ करेंगे। तो इसी मेंटली तौर पे तैयार होने की बात हो रही है कि ये मेंटली तौर पे तैयार जो है वो फैमिली रमज़ान और ईद इन दिनों में नहीं होती, यानी इन दिनों में ये होता है कि अभी मेंटली तौर पे रिलैक्स रहते हैं फिर तैयार होंगे। और इसी मेंटली तौर पे तैयार होने में अभी हम डिस्कस कर रहे थे कि ये चीज़ आती है कि फैमिलीज़ का कॉन्सेप्ट ये है कि कोई इंसान जो कि इस बीमारी में है ख़ास तौर पे, उसका नेक हो जाना या उसका उम्रा हज पर चले जाना या उसका नमाज़ें पढ़ना या उसका रोज़े रखना, इसका मतलब है कि वो हील हो रहा है, वो हील हो चुका है, उसकी बीमारी जो है वो ठीक हो चुकी है। नदीम नूर साहब, ये बाकी किसी बीमारी में हम ये नहीं देखते कि शुगर की मरीज़ जो है वो अगर नमाज़ पढ़ ले तो उसके ऊपर बड़ी बात हो, लेकिन अगर कोई जो एडिक्शन का मरीज़ है वो नमाज़ें पढ़ रहा हो तो फैमिली कहती है कि ये तो ठीक हो गया। हाँ, ये हमारे मरीज़ों के साथ, नशे के मरीज़ों के साथ कुछ ख़ास इसे धौंस धांधली कहा जा सकता है कि हम समझते हैं कि नेक होना या मजहबी फ़राइज़ की ऐसी पाबंदी करना जैसे पिछले वक्तों के मुसलमान करते थे, ये उनकी रिकवरी का कोई हिस्सा है। दूसरे फ़राइज़ की तरह हमारे मजहबी फ़राइज़ भी बहुत अहम हैं, लेकिन इसकी बुनियाद पर यह समझना कि नशे की बीमारी ठीक हो गई है या हो जाएगी, ये उसी का शख्साना है कि रमज़ान के आते आते ट्रीटमेंट की कोशिशों जो हैं वो नरम पड़ जाती हैं और नेक करने की कोशिशों को बढ़ा दिया जाता है। ये इसी का हिस्सा है कि नशे के मरीज़ों को उम्रे हज के टिकट और उनका पूरा विज़िट तैयार किया जाता है। ये और बात है कि वो वहाँ जाके इतनी शिद्दत से बीमार हो जाते हैं कि या तो उन्हें हॉस्पिटलाइज होना पड़ता है और वापस भेजा जाता है, या उनके हाथों अपनी ज़हनी बीमारी में कुछ ऐसी हरकतें हो जाती हैं जिसकी वजह से उन्हें जो क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम है, जो कानून है, वो उन्हें डिटेन करता है। बहुत से इंक्लूडिंग विलिंग वेज ने बहुत से मरीज़ों को रेस्क्यू किया जिन्हें इस आस पर उम्रा हज करने भेजा गया कि कह तो रहा है कि अगर मुझे भेज दिया जाए तो फिर मैं तो छोड़ना चाहता हूँ नशा। कसम भी उठा लेता है। कसम भी
देखिए, इसमें सिर्फ मरीज़ को ब्लेम करना ज़्यादती होगी। हम सब भी तो यही समझते हैं कि अगर नेकी का तड़का लगा दिया जाए तो नशे की रिकवरी आसान हो जाएगी। नशे की बीमारी ना हो गई, मसरों की डिश हो गई जिसको अगर देसी घी का तड़का लगा दिया जाए तो वो ठीक हो जाएगी। मैं माफ़ी चाहता हूँ, मेरे जहन में खाने पीने के ख्यालात आते रहते हैं। तो किसी को मूंगी मसूर की दाल पसंद हो तो वो भी लेकिन ये मुनासिब बात नहीं है। इसमें एक और चीज़ भी है कि हम नशे के मरीज़ से ऐसी तवक्कुआत लगाते हैं जो वो बेचारा पूरा नहीं कर सकता। उसके इर्द गिर्द के लोगों और उसके इलाज के सिस्टम को रिकवरी में वही फ़राइज़ पूरे करने हैं और उसकी हेल्प करनी है जैसे हम बाकी बीमारियों के मरीज़ों की हेल्प करते हैं। आखिर हमने नशे के मरीज़ों पर इतना बोझ क्यों लाद रखा है कि वो मज़हब की तरफ इस हद तक माइल हो जाएं कि वो ज़िंदगी की बाकी चीज़ें भले छोड़ ही दें। हमने क्यों उनके लिए ये शर्तें लगा रखी हैं कि उनके लिए नेक होना नेक वैसे ही होना चाहिए, इसमें तो दो राय नहीं है। असल में वो चैप्टर ही अलग है ना, वो सब्जेक्ट ही अलग है। जैसे स्कूल में आपकी क्लासेस होती हैं ना, तो साइंस के सब्जेक्ट का उर्दू से कोई लेना देना नहीं है, बिल्कुल नहीं। तो अगर कोई ट्रीटमेंट सेंटर में है तो उसका रिलीजियस होना और उसका ट्रीटमेंट सेंटर में होना, ये दीज आर टू सेपरेट बुक्स, सेपरेट चैप्टर्स, सेपरेट सब्जेक्ट। इनका कोई आपस में मिक्स होने का मामला नहीं है। कभी आपने नहीं देखा होगा कि उर्दू का टीचर और साइंस का टीचर इकट्ठे क्लास पढ़ा रहा है, जी ठीक है, केमिस्ट्री का टीचर और मैथ का टीचर इकट्ठे क्लास पढ़ा रहे हैं। दे आर सेपरेट थिंग्स, सबकी एक्सपर्टीज सेपरेट। लेकिन हम ये कितना कॉमनली इस चीज़ को देखते हैं कि लोग ट्रीटमेंट सेंटर में आए कहते हैं कि नमाज़ पढ़ने वाली जगह कहाँ है। फैमिलीज शायद लमसम को पैकेज ढूंढती हैं कि नहीं, एक्चुअली मैं अब्दुर्रहमान साहब की बात को ही आगे बढ़ाता हूँ। बाकी किसी इलाजगाह या हस्पताल में इस बात पर इसरार नहीं किया जाता, लेकिन नशे की इलाजगाह में इस बात पर इसरार किया जाता है कि क्या आप मरीज़ को नमाज पढ़ाते हैं। यानी इसमें अच्छे लफ्ज़ों में ज़बरदस्ती का एलिमेंट। और बहुत सारे ऐसे मरीज़ हैं जिन्होंने बग़ैर वज़ू किए दूसरों की धौंस धांधली और ज़बरदस्ती से मुसल्ले पे खड़े होकर नमाज़ पढ़ ली, और इस तरह इलाज की कीमती वक्त और कोशिशें पसे मंज़र में चली गईं, और दूसरे मामलात जिनसे सिर्फ हमारे दिल की तसल्ली अटैच थी वो उभर के सामने आ गए। और इन कोशिशों का नतीजा यही निकलता है कि फिर ये मामलात हो जाते हैं, लेकिन इलाज की कोशिशें सबुटाज हो जाती हैं। लेकिन ये अपनी जगह सच है कि नशे की इलाजगाह में जाके मरीज़ों की फैमिलीज़ ये ज़रूर पूछती हैं कि क्या आपके सेंटर में नमाज़ पढ़ाई जाती है। बहुत दफ़ा जो एडमिटेड पेशेंट्स होते हैं उनके घर वाले डॉक्टर्स को, साइकोलॉजिस्ट को, काउंसलर्स को मजबूर करते हैं कि अगर आपके पास कोई क्लर्जी नहीं है, यानी मजहबी सबक देने वाले कोई कारी साहब, मौलवी साहब नहीं है, तो हम आपको भेज देते हैं। और ये इसी सोच की मैनिफेस्टेशन है कि अगर मरीज़ को नेकी 500 मिलीग्राम 3 टाइम्स अ डे की बजाय 1000 मिलीग्राम डोज कर दिया जाए तो हो सकता है ये ठीक हो जाए, टैबलेट की फॉर्म में। बस उस बेचारे के साथ जिस तरह धौंस धांधली हो सकती है की जाती है। लेकिन ये असल मौजू से तवज्जो हटाने वाली बात है। असल मौजू से जो तवज्जो, तो फैमिली के लिए तो शायद यही मौजू होता है। फैमिली जो है वो नहीं, फैमिली बहुत कंफ्यूज्ड होती है। देखिए, फैमिली जो एंड रिज़ल्ट चाहती है, एंड रिज़ल्ट तो ये है ना कि मरीज़ ठीक हो जाए। ख्वाहिश तो ये है ना जिसके लिए वो इसका इलाज भी कराने की तरफ आते हैं, और इलाज पे आने से पहले वो दूसरे सारे रास्ते ट्राई कर चुके होते हैं। वो जो है वो किसी की शादी कराना, किसी को बाहर भेजना, किसी को तोहफे तहफ़, वो जो सारी बातें हमने की हैं, ये सब कुछ फैमिली जो ट्राई कर रही होती है, उनका एंड गोल तो यही है ना कि वो ठीक हो जाए। उसमें कन्फ्यूजन नहीं होती है। तो जब भी किसी थेरेपिस्ट को, किसी डॉक्टर को फैमिली से बात करनी है तो उनको बार बार याद दिलाना चाहिए कि एंड गोल एक्चुअली दोनों का सेम है। आपका भी वही है, हमारा भी वही है। आप चाहते हैं कि वो ठीक हो जाए, हमारे पास आने का टोटल मकसद ही वही है, हमारा काम भी वही है जी। लेकिन इसमें कन्फ्यूजन आ जाती है। जैसे अभी कोई शायद घंटा पहले एक पेशेंट आए हमारे पास, वाइफ उनकी लेके आई, मर्जी भी इन्वॉल्व थी, और वो जब आए तो उनको कहा गया कि ठीक है आप अपना मोबाइल दे दीजिए और आप आ जाइए। तो उन्होंने कहा कि नहीं, मैं इस तरह मोबाइल तो नहीं। तो फिर उसके बाद वाइफ का भी ये ख्याल था कि नहीं, मोबाइल नहीं, ये सबसे जो है वो राब्ते में रहें और मोबाइल इनसे लेने की जो है वो ज़रूरत नहीं है। जब उनसे बैठ के बात हुई
तो मैंने कहा कि कुछ प्रिंसिपल्स को हम फॉलो करते हैं, साइंस को फॉलो करते हैं, स्ट्रक्चर को फॉलो करते हैं, जिससे नतीजे आते हैं। तो असल हमारा मकसद जो है वो इनकी सेहत है। तो हमारा मकसद तो यही है ना कि इनको ठीक किया जाए। तो मैंने उनसे सवाल किया कि आपके लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट इनको ठीक करना है या खुश रखना। तो उन्होंने बड़ा मज़ेदार जवाब दिया। उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा खुश रखना भी। अच्छा, खुश रखना भी है। तो ये जो फैमिलीज़ होती हैं जिनको ये लगता है कि जी खुश रखना भी एक मकसद है, ठीक तो हो जाएगा, चलें ठीक भी हो जाए, वो तो खैर बारे न्यारे हो जाएंगे, लेकिन हमारे से मुतमईन भी तो रहे ना, खुश रहे। हाँ, ये दूसरी फिक्र, एक तो है खुश रखना, दूसरा वो कहना कि रिबेलियस तो नहीं हो जाएगा, ज़िंदगी भर के लिए हमारे ख़िलाफ़ तो नहीं हो जाएगा, क्योंकि वो इस किस्म की धमकियाँ भी तो देता है ना कि मुझे मेरी मर्ज़ी के ख़िलाफ़ इलाज में लाए हो या प्रेशर करके मुझे इलाज में लाए हो, तो देखना फिर मैं अब तो इससे भी ज़्यादा करके दिखाऊंगा और मैं सारी ज़िंदगी बात नहीं करूँगा। तो इस तरह की एम्प्टी और वीटो थ्रेट्स जो होती हैं उसके ऊपर भी फैमिली जो है वो बहुत असर ले लेती है। लेकिन फिर वही मैंने आपसे कहा ना कि उनको टाइम एंड अगेन आपको रिमाइंड यही कराना है कि आपका भी एंड गोल उसको ठीक करना है और अच्छे तरीके से ठीक करना है। ठीक करने में सिर्फ उसका जिस्मानी इलाज तो नहीं है, उसका जो है उसका सारा साइकोलॉजिकल ट्रीटमेंट उसमें शामिल है। तो जाहिर सी बात है कि हमने उसको रिबेलियस करके सिर्फ उसका फ़िज़िकल ट्रीटमेंट तो नहीं करना जी। एट द एंड ऑफ द डे हमें उसको वापस एक कंप्लायंस के घेरे में भी लाना है, उसके रिलेशनशिप्स को भी ठीक करना है, उसके लिए एक ऐसा एनवायरनमेंट सेट करना है कि उसका दोबारा रिलैप्स ना हो। सो गोल्स बिल्कुल अलाइन है, एंड गोल्स अलाइंड हैं जी, लेकिन जो विज़न है ना वो फैमिली का वो इतना क्लियर नहीं होता। वो उसमें बहुत हेजी विज़न होता है, उनको दूर तक उस तरह नज़र नहीं आ रहा होता। वो शॉर्ट टर्म देख रहे होते हैं कि आज अभी मुस्कुरा दे या कल खुश हो जाए। दे आर नॉट लुकिंग एट द फ्यूचर दैट इज़ अ फ्यू मंथ्स अवे फ्रॉम देम। लेकिन ये सारा कुछ जो है खुश करना ये सिर्फ इस बीमारी में क्यों है? जैसे बचपन में माँ बच्चे को सिरप पिलाती है कड़वा, उसमें असल फोकस ये है कि बच्चे की सेहत ठीक होगी। बच्चा रोता भी है, बच्चे को मार के भी पिला देती है, सारा कुछ कर लेती है लेकिन पिला देती है। सर्जरी होनी है तो उसमें चाहे तकलीफ़ होनी है लेकिन फ़ैसला लिया जाता है कि कोई बात नहीं, हालांकि पता है कि कोई चीड़ फाड़ी होगी लेकिन बस ठीक है, होना है, ज़रूरी है। लेकिन इसमें ये देखा जाता है कि बच्चा हमें बुरा ना जाने, हमें वो जो मेरा शोहर है, वो जो हमारा बच्चा है वो बुरा ना जाने। तो ये क्या साइकेट्रिक इलनेसेस में ख़ास तौर पे ये चीज़ मौजूद है? इसके पीछे शेम भी है, इसके पीछे ये ख्याल भी है कि हो ना हो ये हमारा कुछ किया धरा है, हम ऐसे हैं, हम वैसे हैं। हमारी कुछ कॉन्वोल्यूटेड सोचें भी होती हैं। हमें लगता है कि फ़लाँ वक्त पे हमने जो गुनाह किया था या हमारे बड़ों ने जो गुनाह किए थे वो अब हमारे सामने आ रहे हैं। और बीमारी तो इसे इस हद तक नहीं समझा जाता जिस क्लैरिटी के साथ दूसरी बीमारियों को बीमारी समझा जाता है। जी। मुआशरा भी ऐसे बातें कर रहा होता है। मसलन जो कुंवारे मरीज़ हैं, गैर शादीशुदा मरीज़ हैं, उनके पेरेंट्स को ब्लेम किया जाता है और जो शादीशुदा मरीज़ है उसकी बेगम को ब्लेम किया जाता है। इसका मतलब ये नहीं कि मरीज़ों के फैमिली मेम्बर्स गलतियाँ नहीं करते, लेकिन वो बीमारी के लिए कैसे रिस्पॉन्सिबल होते हैं ये तो मेडिकल साइंस को अभी तक नहीं पता चल सका। येट अगेन ऑन अ सीरियस नोट, इसके पीछे शेम भी होती है। यानी ये लगता है कि हम हैं ही ऐसे, हमारा कुछ नहीं बनना, हम फ्लॉड हैं, हमारा मरीज़ भी ऐसा है। फिर नशे की बीमारी के बारे में एक बहुत अहम मसला है और वो ये है कि मेडिकल प्रोफेशनल्स भी जी नशे की बीमारी के बारे में राय देते हैं, नशे की बीमारी के बारे में जाने बगैर। उनके लिए ये कहना ज़रा मुश्किल है कि आप फ़लाँ डॉक्टर साहब जो नशे की बीमारी के इलाज पर एक्सपीरियंस और दस्तरस रखते हैं, ज़रा उनसे रब्ता कर लें। जी। वो अपने तई कोई ना कोई मशवरा दे देते हैं। हमने बहुत सीनियर डॉक्टर्स के हवाले से ये जानते हैं और ये सुन रखा है कि किसी ने कहा कि अब इसका कुछ नहीं हो सकता, ही इज़ अ राइट ऑफ। राइट ऑफ ऐसे अकाउंट को कहते हैं जिसमें पैसे
मर जाते हैं, बैड डेट हो जाता है, और जब अकाउंट से उसे रिमूव किया जाता है तो उसके लिए टर्म है राइट ऑफ, यानी ख़त्म शुद्ध। हमने सीनियर डॉक्टर्स से, सीनियर साइकोलॉजिस्ट से ये भी सुना कि अब इसका कुछ नहीं बन सकता। ये भी सुना कि हाँ मसला ही कोई नहीं, अगर आप इसे पढ़ने के लिए ऑस्ट्रेलिया भेज दें, ठीक है, तो कह तो रहा है आखिर आप इतनी सख्ती करते क्यों हैं, क्यों नहीं इसकी बात मान लेते, अच्छी बातें तो कर रहा है। अब बेचारा मरीज़ भी क्या करे, वो भी तो डेस्परेट अटेम्प्ट कर रहा होता है ना कि वो जो थोड़ा थोड़ा करके नशे की बीमारी में सिंक हो रहा है, वो हाथ पांव मारता है कि वो अफ्लोट रहे, उसका सर पानी की सतह से बाहर रहे, उसे सांस आता रहे। लेकिन ये एक ऐसी दलदल है जिसमें जितनी अनस्ट्रक्चर्ड अनगाइडेड स्ट्रगल की जाती है, कोशिशें की जाती हैं, तो उतना ही बंदा दलदल के अंदर धंसता चला जाता है। तो इसके पीछे बहुत से अवामिल हैं, जिसमें से शेम का मामला तो बहुत वाजे है, बहुत क्लियर है जी। इसीलिए एडिक्शन रिकवरी में मरीज़ के लिए भी और फैमिली के लिए भी शेम हीलिंग रिकवरी का बहुत अहम हिस्सा समझा जाता है। और इसमें ये जो क्या राज को छुपाना, जैसे कि किसी के साथ शेयर ना करना, क्या ये भी इसी वजह से इस बीमारी में भी? अच्छा, एडिक्शन एक खुला राज है, रिश्तेदारों को तो बिल्कुल वाज़े पता होता है। हमारे मरीज़ जहाँ रहते हैं वहाँ गली की नुक्कड़ पे जो टक शॉप वाला है ना, जी जी, जो उस कॉलोनी का गार्ड है, हमारे पेशेंट का इंटरवेंशन डेटा यानी बीमारी में उनके साथ क्या क्या हादसे हुए उनसे लिखवाया जा सकता है। लेकिन सब डिनाई करते हैं, और घर वाले जब पेरेंट्स खामोश रहते हैं तो किसी दूसरे बंदे की भी ज़रूरत नहीं होती। वो भी सोचते हैं कि अगर ये बात नहीं कर पाते तो हमें इनसे बात करके हम इन्हें ऑफेंड क्यों करें। तो ये एक ओपन सीक्रेट होता है जिसे सब जानते हैं, येट सब खामोश रहते हैं, और नशे की बीमारी बढ़ती चली जाती है लीप्स एंड बाउंड्स, और इसमें हर कुछ अरसे के बाद एक नई स्टेज डिटीरियरेशन की आती है। ऐसा नहीं है कि आज से 5 साल पहले मरीज़ जितना बीमार था आज भी उतना होगा, आज उससे कई गुना ज़्यादा बीमारी, ये बीमारी प्रोग्रेसिव है, विद द पैसेज ऑफ टाइम इट ग्रोज इन लीप्स एंड बाउंड्स। ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि ये जो लोग ब्रेक्स लेते हैं ना, जी जी, कई मरतबा वो ये सोचते हैं कि जो मैंने ब्रेक लिया तो मेरी बॉडी तो इट्स गुड एज न्यू नाउ। अब्दुर्रहमान साहब, इसमें रमज़ान की ब्रेक का भी कुछ जिक्र फरमा दें। अब वो भी इसी किस्म का है कि जी मैं एक ब्रेक का ज़्यादा जिक्र हो गया तो हम ब्रेक पे चले जाएंगे। एक जो फ्रेशर सा कोर्स कर लूँगा खुद के साथ कि 1 महीना मैं नहीं करूँगा जी, मैंने जितना नुकसान पहुँचाया जिस्म को वो वापस पीछे चला जाएगा और फिर मैं उसको नए सिरे से एंजॉय कर सकूँगा। तो ये जो एजिंग का कॉन्सेप्ट है जी, उसको भी नहीं आप भूलना चाहिए। सेकेंडली एक जो डिज़ीज़ के प्रोग्रेसिवनेस होने का कॉन्सेप्ट है, अब उसको भी साथ में ऐड कर लें कि अगर किसी को एडिक्शन हो गया जी और वो 23 साल की उम्र में हुई है, तो वो 28 साल की उम्र में 23 से ज़्यादा बुरी होगी कि बेहतर होगी? बुरी होगी, क्योंकि वो प्रोग्रेसिव डिजीज़ है। तो वो 28 में वो और ज़्यादा ख़राब हो चुकी हुई होगी। तो लोगों को लगता है कि नहीं, गैप जो आ गया, तो गैप आने से मामला ठीक हो गया। एनीथिंग, एनी डिजीज़, एनी डिसऑर्डर दैट हैज़ वंस हैपेंड, उसने वक्त के साथ उसकी कॉशन भी आपको बढ़ानी पड़ेगी, उसकी केयर भी आपको बढ़ानी पड़ेगी, आपकी एज भी होती जाएगी, बढ़ती जाएगी, जो आपकी अंदर एनर्जीज़ और आपकी बॉडी में फंक्शनैलिटी है टीन एज के अंदर, वो आपकी 20s में नहीं होगी, फिर वो 30s में नहीं होगी, 40s में। तो मतलब आप इसको इससे अंडरस्टैंड कर लेना। कई मतलब ये लोग कहते हैं कि जी हम जो चीज़ें पहले खा पी लेते थे, मेरा तो वज़न नहीं बढ़ता था, मेरा मेटाबॉलिज्म बड़ा अच्छा था तो वज़न नहीं बढ़ता था। जैसे वो वाला मामला भी वक्त के साथ साथ मुश्किल से मुश्किल होता जाता है, उसी तरह एडिक्शन का मामला भी टाइम के साथ ज़्यादा ख़राब ही होगा, बेहतर नहीं होगा। तो अगर आपने एक दफ़ा ठीक कर लिया है अपने आप को, ट्रीटमेंट में से गुजर गए हैं या तो फिर ये नहीं सोचें कि अच्छा नहीं अभी फिर दोबारा कर लेता हूँ फिर छोड़ दूँगा, बिकॉज एवरी टाइम इट विल बिकम मोर डिफ़िकल्ट, जी, एवरी टाइम इट विल बी ऑल्सो वेरी बैड फॉर योर बॉडी। जी, अगर आप फिर वही मैं मिसाल दूंगा कि एक फ़िटनेस की जर्नी पे भी कोई चलता है
कई मरतबा आपको एक्टर्स वगैरह का देखने को मिलता है कि सेलिब्रिटीज़ जो होते हैं वो किसी रोल के लिए बड़ा वेट गेन कर लेते हैं और फिर किसी रोल के लिए वो एकदम फिटनेस की तरफ आ जाते हैं, वेट लॉस करते हैं और वो उसको एज एन अचीवमेंट दिखाते हैं और दुनिया भी उसको एज एन अचीवमेंट लेती है। पर ये ठीक चीज़ नहीं है। अगर ये चीज़ प्रमोट हो जाए उनको देख के तो आप अपने बॉडी को ऐसे ड्रास्टिक मेजर्स में से गुजार के अपना नुकसान कर रहे हैं, कोई बेहतर चीज़ नहीं कर रहे हैं। जी जी। बेहतरीन चीज़ ये है कि आप अपने मामलात को मेंटेन करें, उसको स्पाइक्स दे के ऊपर नीचे उसको अपना काम ख़राब नहीं करें, उसको मेंटेन करें। तो ये चीज़ जो है वो किसी भी इलाज में देखने की ज़रूरत है। रिलैप्स का कॉन्सेप्ट सिर्फ एडिक्शन में नहीं है, ठीक है, रिहेबिलिटेशन का कॉन्सेप्ट भी सिर्फ एडिक्शन में नहीं है। कैंसर है जैसे कैंसर तो में भी दूसरी डिजीज़ में भी इसी तरह रिलैप्स होता है एंड रिलैप्स मेक्स थिंग्स मोर डिफ़िकल्ट, पहले से ज़्यादा मुश्किल करती है जी। जिसका इंसान का डाइट के मामलात में रिलैप्स होता है वो भी हर दफ़ा पहले से ज़्यादा मुश्किल होगा। ये जो ब्रेक की भी आप बात कर रहे थे अब्दुर्रहमान साहब जी, जब कोई पेशेंट ब्रेक लेता है तो फैमिली की नज़रों में एक ट्रस्ट बहाल होता है। फैमिली को लगता है कि हाँ वाकई ये फिर इसके हाथ में है। कोई इंसान अगर 2 दिन छोड़ सकता है, हफ्ता या महीना छोड़ सकता है, जैसे आपने रमज़ान ब्रेक का जिक्र किया, तो इस ब्रेक की वजह से ये मैसेज भी तो जाता है कि मेरे हाथ में। फैमिली तो बेचारी और मैं इसमें वाकई वर्ड यूज़ करूँगा बेचारी, क्योंकि वो तो किसी न किसी तिनके का सहारा ढूंढने वाली बात होती है। वो कह रहे होते हैं कुछ मिल जाए जिससे हमें लगे कि ये ठीक है। आपको पता है कि जब ट्रीटमेंट सेंटर में किसी मरीज़ को एडमिट कराया जाता है तो फौरी तौर पे फैमिलीज़ को इस बात से ही बड़ा रिलीफ आता है कि अच्छा कहीं सेफ़ है। आज वो सुकून से सो सकेंगे कि वो किसी जगह बैठ के नशा नहीं कर रहा, खुदा न खास्ता ओवरडोज नहीं कर जाएगा, खुदा न खास्ता नशे के हालत में कोई एक्सीडेंट कोई और चीज़ नहीं कर बैठेगा, आज सेफ़ है। तो फैमिली के लिए ये जो मैं बता रहा हूँ ना कि आज सेफ़ है, यही बहुत होता है। और जब उनके सामने उनका मरीज़ जो है वो कहता है कि वो हफ्ते की ब्रेक, और वो देख भी रहे हैं अपनी आंखों के सामने हफ्ते की ब्रेक, फिर वो तो फिर उनको सुकून मिलता है ना उसमें, सोने पे, बिकॉज दे आर लुकिंग फॉर, दे आर वेरी डेस्परेट टू सी टाइनी चेंजेस ऑफ बेटरमेंट इन देयर पेशेंट, वेरी वेरी टाइनी। कुछ पॉजिटिव के इंतज़ार में है और वो जब होता नज़र आता है तो लगता है कि वो मैंने बताया ना कि देयर इज़ नो बेटर वर्ड फॉर इट, दे आर डेस्परेट टू सी देयर लव्ड वन नॉट डूइंग ड्रग्स। पेन इतनी ज़्यादा होती है, फ्रस्ट्रेशन और होपलेसनेस इतनी ज़्यादा होती है कि जो टाइनी रिलीफ है ना, उससे भी उम्मीद दोबारा बन जाती है। लगता है कि बस काम हमारा, हम रिकवरी की सड़क पे चढ़ गए हैं। इतनी ज़्यादा पेन, होपलेसनेस, डेस्परेशन होती है। लेकिन इशू ये है कि डेस्परेशन से तो स्ट्रक्चर्ड काम नहीं किए जा सकते। ये तो बहुत संभल के किसी स्ट्रक्चर्ड ट्रीटमेंट प्रोग्राम या रिकवरी प्रोग्राम के तहत ही किए जा सकते हैं। इसमें कुछ वेल डिफाइंड होगा, ट्राइड एंड टेस्टेड होगा, तो बात बनेगी। ये जो नशे की बीमारी के साथ चीज़ अटैच है कि ये लोग बद किरदार होते हैं, ये बिगड़े हुए लोग होते हैं। फैमिलीज़ अक्सर बीमार समझती नहीं है। फैमिलीज़ को लगता है कि ये है ही ऐसा, जान के करता है, बिगड़ा हुआ है, ख़राब कंपनी का नतीजा है। तो ये भी तो माशरे में देखा जाता है। यही तो सोचें हैं जो कि लीड करती हैं इस चीज़ की तरफ कि ये मज़हब के करीब हो जाए, या इस चीज़ की तरफ कि वो जो कंपनी इसको ख़राब करती है वो चेंज हो जाए और दूसरे मुल्कों में चला जाए। क्या ये ऐसा नहीं? उसमें एक मामूली एक फ़ाइन लाइन है कि नशे की बीमारी और नशे का इस्तेमाल, इनको अगर आप दोनों को अलग कर लें, नशे की बीमारी जो है वो किसी बिगड़े हुए किरदार का नतीजा नहीं है। लेकिन हाँ, नशे का इस्तेमाल, ड्रग्स का मुख्तलिफ, शराब, चरस, कोकेन, ये कोई अच्छे शौक़ नहीं है, ये बुरे शौक़ ही हैं। ये बुरी कंपनी से ही लगते हैं और ये आपसे और मज़ीद लोगों को भी जिनको लगते हैं, तो वो ये बुरी कंपनी, बुरे माहौल का नतीजा होता है इन चीज़ों का इस्तेमाल। बट इस्तेमाल एंड एडिक्शन, ये इसमें जो एक फ़र्क है कि एडिक्शन बुरे किरदार का नतीजा नहीं है। मैं अक्सर लोगों को कहता हूँ कि
किसी को एडिक्शन हो गया ये उसका कुछ ज़्यादा कसूर नहीं है, लेकिन उसने जो फर्स्ट टाइम ड्रग को यूज़ किया था या फर्स्ट टाइम सेकंड टाइम, वो उसका कसूर ज़रूर है। लेकिन इवेंचुअली आपकी बॉडी में जो उसको ड्रग को प्रोसेस करने का सिस्टम है जो मेल फंक्शन कर गया है, वो अब उसको प्रोसेस आउट ठीक से नहीं कर सकती। उसमें आपको विड्रॉल्स होते हैं, क्रेविंग्स होती हैं, वो सारी चीज़ें होती हैं। ये किसी बुरे किरदार का नतीजा नहीं है, ये फिजियोलॉजिकल डिजीज़ है। ठीक, मेरे नज़दीक ये इसका एक मेन डिफरेंस है जो समझा जा सकता है। वैसे ऑन अ लाइटर नोट अगर मैं कुछ मरीज़ों की हिमायत भी कर सकूं, जी, हमें भले मानस मरीज़ चाहिए, हमें ऐसे मरीज़ चाहिए जो दरख्वास्तें करके और अर्जियां डाल के नशा करें। भाई कोई भी उन्हें नशा नहीं करने देगा, वो दीवाने हुए होते हैं अपनी बीमारी के अंदर। इट इज़ अ साइकेट्रिक इलनेस। नशे की बीमारी ज़हनी अमराज में से एक मर्ज़ है। मैं आपको इस बारे में बिल्कुल बता दूं, ये डर्मेटोलॉजी यानी स्किन और गायनेकोलॉजी की बीमारी नहीं है, जी, ये दिल की बीमारी नहीं है, ये साइकेट्री की बीमारी है। साइकेट्री की बीमारियों में दिमाग और आसाब जब इंसान के सही काम नहीं कर पाते जी, तो उसके हाथों कुछ ऐसे काम सरजद हो सकते हैं जो किसी बीमारी का दरअसल सिम्टम होते हैं, लेकिन ज़माना यही समझता है कि बहुत तंग करता है। ज़माना तो ज़माना जो ट्रीटमेंट प्रोफेशनल्स एडिक्शन ट्रीटमेंट में नया नया कदम रखते हैं, जी, वो भी ये कहते हैं, लेकिन फिर असातिज़ा उन्हें बताते हैं कि प्लीज़ ये ना कहें कि ये तंग करता है, ये कहिए कि ये बीमार है और ये इसकी बीमारी का सिम्टम है कि ये रेपिटेटिव है, बात को दोहराता है, ज़िद करता है, कहता है कि अगर आपने मेरी कॉल ना करवाई तो मैं दीवार में सर दे मारूंगा, मैं भाग जाऊंगा, मुझे रोक के दिखाएं। ये सब ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम डेवलप हुआ होता है जिसमें बीमारी और कन्वीनियंसेस मिल के एक पिक्चर को क्रिएट करती हैं। और अगर हमें भला मानस मरीज़ चाहिए तो वो तो पता नहीं कहाँ से मिलेगा। उस बेचारे की मजबूरी को भी समझें। उसको कोई नशा देने के लिए तैयार नहीं होता, देना भी नहीं चाहिए। और इसी दौरान कहीं वो ये सीख लेता है कि हाउ टू गेट हिज वे। अगर उसे पैसे नहीं मिलेंगे तो उसने अपना नया आईफोन कैसे बेचना है औने पौने, और कैसे ये बताना है जी, कि मुझसे किसी ने फ़ोन छीन लिया। हालांकि नशे के मरीज़ से कोई फ़ोन छीन ले तो वो तो उसको तो हम पीर मान लेंगे, ये तो किसी की ज़रूरत नहीं है कि उससे कोई छीन के ले जाए। तो ये तमाम मामलात इकट्ठे इंटरमिंगल हुए होते हैं, साथ साथ चल रहे होते हैं। आप लोग अपने सवाल पूछते हैं इनबॉक्स में, कमेंट सेक्शन में। हमारे नंबर के ऊपर हमें बहुत सारे सवाल आते हैं। ऐसे ही एक सवाल इरशाद खान साहब ने पूछा और वो सवाल है कि नशे की बीमारी का दिमाग और रवैये पर क्या असर पड़ता है और ये एक आदत से बीमारी में कैसे तब्दील होती है। नदीम साहब। नशे की बीमारी को नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ड्रग अब्यूज़ अमेरिका, जो कि एक रहनुमा इदारा है जो दुनिया भर के डॉक्टर्स को, अमेरिकन डॉक्टर्स को भी, अमेरिका में इस वक्त 19-20 हज़ार के करीब एडिक्शन ट्रीटमेंट सेंटर्स हैं, गाइडलाइंस जारी करता है। उनका आफ्टर सो मच लर्निंग, एक्सपीरियंस एंड रिसर्च, उन तमाम एडिक्शन साइकाट्रिस्ट का ये ख्याल है, जो कि है भी, कि इट इज़ अ कॉम्प्लेक्स इलनेस जिसमें ब्रेन चेंजेस भी आती हैं, ठीक, इंसान का नर्वस सिस्टम रिस्पॉन्सेस टूवर्ड्स लाइफ एंड मैनी अदर थिंग्स बदल जाती हैं, ख़ास तौर पे नशे की तरफ। जी, वो किसी शायर ने वो कहा है ना कि नशा शराब में होता तो नाश्ती बोतल। तो सिर्फ ये कहना कि नशे में नशा है, ये दुरुस्त नहीं। जो नशे की बीमारी है ना, ये इंसान के अंदर होती है, और नशा और नशे की बीमारी मिल के फिर वो गदर मचाते हैं, वो डेविस्टेशन होती है जिसे हम नशे की बीमारी का फॉल आउट कहते हैं। हाँ, ड्रग यूज़ एक अलहदा से कबाहत है जिसके हक़ में हम बिल्कुल नहीं हैं, ना इसका मशवरा देते हैं, लेकिन बहरहाल वो एक मेडिकल इलनेस नहीं है, वो एक बीमारी का दर्जा नहीं रखती। लेकिन नशे की बीमारी तो एक रिकग्नाइज साइकाट्रिक ब्रेन इलनेस है जिसमें ब्रेन चेंजेस आती हैं, जिसमें ब्रेन और इसका पूरा बायोकेमिकल और इलेक्ट्रिकल सिस्टम एक मुख्तलिफ अंदाज में जो है वो रिएक्ट एंड रिस्पॉन्स करता है टूवर्ड्स लाइफ, टूवर्ड्स केमिकल्स। ये बहुत अहम बात है और आम तौर पर इसका मुशाहिदा किया जाता है जी, कि नशे की बीमारी का पुराना नाम नशे की बीमारी है,
ठीक। असल में तो ये एडिक्शन है ना, तो जो ही नशे का मरीज़ नशे से निकलता है जी। तो उसकी बीमारी उसे फोर्स करती है, मोटिवेट करती है कि वो दूसरी एडिक्शंस में आ जाए। मसलन एक्सरसाइज की तरफ चले जाना, मज़हब की तरफ चले जाना, किस ज़्यादा और दूसरे मामलात में इंडल्ज करने लगा, क्योंकि पीछे एक कॉम्प्लेक्स चेंजेस आ चुकी हैं जो उस इंसान को एक हेल्दी बैलेंस ज़िंदगी गुजारने की बजाय एडिक्टिव लिविंग पर मजबूर कर रहे हैं। तो ये रिकग्नाइज साइकाट्रिक इलनेस है जिसमें ब्रेन चेंजेस आती हैं और फिर इन पर सब्र से और कंटिन्यूस काम करने से ही इंसान बेहतर ज़िंदगी की तरफ जाता है। इसे रिकवरी और सोब्राइटी भी कहा जाता है जी। और इसमें नशा छोड़ना एक बहुत अहम लेकिन फर्स्ट स्टेप है। इसके अलावा और काम भी करने पड़ते हैं, क्योंकि एक दफ़ा ब्रेन चेंजेस आ जाएं उसके बाद तो मुझे और आपको शराब की बोतल किसी फिल्म को देखते हुए स्क्रीन से गुजर जाए तो उस तरह से इफ़ेक्ट नहीं होगा, लेकिन एक नशे का मरीज़ जो रिकवरी में है, हो सकता है वो उस रात सो ना सके, हो सकता है उसे इतनी क्रेविंग हो, हालांकि इट वाज ओनली अ सीन, उसमें कुछ फ्रेम्स में मे बी लाइक 1 और 2 सेकेंड्स शराब की बोतल सामने से होके गुजरी है, लेकिन उस पेशेंट के लिए जो अच्छी रिकवरी में है उसके लिए तो हो सकता है वो तमाम पुरानी यादें ताज़ा हो जाएं, सब बदल जाए। वो जो बैठ के फैमिली के साथ हंसी खुशी मूवी देख रहा था और किसी ओकेजन को एंजॉय कर रहा था, घर में लड़ाई पड़ जाए, तो इस सब के पीछे ब्रेन चेंजेस है ना, इस सब के पीछे ब्रेन रिस्पॉन्सेज है ना जो इन चीज़ों को गवर्न कर रहे होते हैं। तो एडिक्शन इज़ अ ब्रेन डिजीज़। और इसके पीछे ये ऐसा नहीं है कि कोई 1-2 साल की रिकवरी वाला अभी कोई मरीज़ की बात कर रहे हैं, ये 15-20 साल 25 साल जिनको रिकवरी में हो चुके हैं ना, दे रिपोर्ट दीज प्रॉब्लम्स कि उनको 20 साल हो गए शराब छोड़े हुए, लेकिन उसको छोड़ने के बाद आज भी अगर लाइफ में कोई स्ट्रेसर आता है तो वो उधर से ट्रिगर हो जाती है। किसी जगह पे ऐसे एनवायरनमेंट में जाते हैं जिससे कि कोई मेमोरी याद ताज़ा होती है, कोई ट्रॉमा लाइफ में हो जाता है तो उससे हो जाता है। और 20-25 साल हो गए एक आदत को छोड़े हुए, एक ऐसी चीज़ जिसमें से आप निकल आए हैं, बहुत सारे स्किल्स भी सीखे हैं और लाइफ को भी एक स्टेबल तरीके से गुजार रहे हैं सोब्राइटी से। येट इट हैज़ हैड सच अ पावरफुल इम्पैक्ट ऑन योर ब्रेन एंड योर बॉडी कि वो बाद में भी उसके असरात बहुत नज़र आते रहते हैं। बिल्कुल ठीक। जो दूसरा सवाल हमारे पास मौजूद है कुमैल शाह साहब का सवाल है और वो पूछते हैं कि क्या नशे की बीमारी मुकम्मल तौर पर ख़त्म हो सकती है या इस पर काबू पाने के बाद भी मरीज़ को मोहतात रहना पड़ता है? ये एक तरह से वही कंटिन्यूटी में हमारा जवाब भी इसमें चला जाएगा कि मुकम्मल तौर पे ख़त्म होने से मतलब यही है कि वो सोब्राइटी की ज़िंदगी गुजारे और एक भी सिगरेट या एक भी ग्लास शराब का या एक भी और ड्रग, जो भी ड्रग कोई करता है उससे दूर रहने की ज़रूरत है। टोटल सोब्राइटी, क्योंकि डिज़ीज़ मैनेजेबल है जी, क्योरेबल नहीं है। आपकी बॉडी को वापस वहाँ नहीं पहुँचाया जा सकता जो वो एडिक्शन से पहले थी। आपके अंदर बॉडी में एडिक्टिव ट्रेट्स अब हैं तो वो उसके अंदर फिर ये मामला रीसेट नहीं हो सकता। यू हैव टू मैनेज इट बाय स्टेइंग अवे फ्रॉम इट। वो एहतियात बरतने वाली जो बात कह रहे हैं, दिस इज़ समथिंग फॉर एवर, कि आपको उससे दूर रहने के जो भी स्किल्स हैं अपनाने, ऐसी कंपनी को अवॉइड करना, ऐसी जगहों को अवॉइड करना, वो करना पड़ेगा। मसलन समवन हु हैज़ हैड अल्कोहल इश्यूज़, वो उसके लिए ये नहीं कहा जा सकता कि वो कभी ट्रैवलिंग कर रहा हो तो वो किसी शहर की नाइट लाइफ देखने के लिए चला जाए। ये उसके लिए मुमकिन स्टेप नहीं है, क्योंकि आमतौर पे टूरिस्ट जो होते हैं जिन्होंने कोई क्लब वगैरह या ड्रिंक करने नहीं भी जाना होता, वो उस शहर की नाइट लाइफ देखने या उसका डाउनटाउन देखने के लिए चले जाएंगे। लेकिन समवन हु इज़ रिकवरिंग फ्रॉम अल्कोहल एडिक्शन, अल्कोहलिज्म, वो भाई एहतियात रखें, आप इस मामलात से दूर ही रहें, किसी भी ट्रिगर से दूर रहें। ये टूरिस्ट एक्टिविटी आपके लिए नहीं। दिस इज़ हाउ यू हैव टू ऑलवेज मैनेज योर प्रॉब्लम। बचना ही पड़ेगा। और इसमें इसी के साथ साथ अपने अकीदों पर और अपनी रिकवरी पर मुस्तकिल
बुनियादों पर काम करने की ज़रूरत भी होती है। नशे की बीमारी का इलाज और रिकवरी शुरू होता है लेकिन फिर चलता रहता है। इसके बारे में ये सोचना, और लोग ऐसा सोचते हैं अगर उन्हें कहा जाए कि बहुत शानदार एफ़र्ट्स करें, बहुत ज़बरदस्त हल्ला मारें, 2 साल में आपका मरीज़ ठीक हो जाएगा, तो वो बहुत ज़्यादा कोशिश करते हैं। लेकिन वो इसे असल में तो ऐसा समझना चाहिए कि ये एक कंटिन्यूटी में ज़िंदगी को निखारने का काम है। नशे की बीमारी में सिर्फ नशे से दूरी और इजाफ़ी एहतियातें तो करनी ही हैं, लेकिन ज़िंदगी को निखारना भी पड़ता है। ये ज़रा बखरी टाइप की बीमारी है। इसमें सिर्फ बदपरहेज़ी नहीं छोड़नी पड़ती, बल्कि कुछ अपने अकीदों को भी बदलना पड़ता है। मसलन नशे के बहाली में रहने वाले मरीज़ों ने भी बहुत से अकायद दिए, जो 12 स्टेप का प्रोग्राम भी हमें बताता है जी। तो उसमें एक बड़ा इंटरेस्टिंग सेकंड स्टेप है जो ये कहता है कि मेरे अलावा कोई और जो मेरी नज़र में बालातर हस्ती है जी। वो मेरी मदद कर सकता है। वैसे तो नशे की बीमारी में इंसान को लगता है ना कि आई, मी एंड माई सेल्फ, मेरे जैसा कोई नहीं, मुझसे ज़बरदस्त इलाज को कोई नहीं समझता। और ये रोज़ाना का मामूल है कि दुनिया भर के एडिक्शन ट्रीटमेंट सेंटर्स में पेशेंट डॉक्टर्स को तजवीज़ कर रहे होते हैं फैमिली के अलावा कि डॉक्टर साहब ऐसे नहीं, ऐसे कर लें। लेकिन जो बहाली का रास्ता है, रिकवरी सोब्राइटी का रास्ता है, वो ये है कि मेरे अलावा, यानी मरीज़ को किसी के पीछे चलने की, रहनुमाई लेने की आदत हो जाए। ये अकीदे भी बहुत अहम हैं, क्योंकि पुराने अकीदों के साथ कहीं ना कहीं किसी न किसी मोड़ पर नशे की बीमारी और इसके रवैये छुप कर खड़े हैं और वो मरीज़ को दोबारा घेर लेंगे। तो अगर ये कहा जाए कि इस बीमारी को इतना अच्छा मैनेज किया जा सकता है कि मरीज़ की ज़िंदगी पहले से भी शानदार हो जाए, तो ये तो ऐन मुमकिन है, बल्कि यही वाहिद रास्ता है। पहले जैसी तो करनी भी नहीं, क्योंकि हाँ, पहले जैसी हो गई तो फिर वो पहले जैसी होगी तो पहले जैसे नताइज निकलेंगे। और जैसे अब्दुर्रहमान साहब ने कुछ देर पहले कहा कि क्रॉनिक और प्रोग्रेसिव इलनेस है, तो पहले जैसे नताइज भी नहीं निकलेंगे, क्वांटिटेटिवली पहले से ज़्यादा बुरे नताइज निकलेंगे। तो इसमें ज़िंदगी को बदलना पड़ता है तरबियत के साथ, और उस तरबियत में रहना पड़ता है। ये मामूल है दुनिया भर में नशे के मरीज़ों का कि वो अपनी थेरेपी से, काउंसलिंग से, ट्रेनिंग से जुड़े रहते हैं, सपोर्ट ग्रुप से जुड़े रहते हैं, और इस जोम से अपने आप को बचाते रहते हैं कि उन्होंने सब कुछ सीख लिया है, उन्हें सब कुछ पता चल गया है, आइंदा नशे की बीमारी उन्हें कुछ नहीं कह सकती। अब तो मेरे 2 बच्चे हो गए हैं, अब तो मैं मैच्योर हो गया हूँ, अब तो ऐसा कुछ नहीं। ये एक कंटिन्यूअस एफर्ट टूवर्ड्स मेकिंग लाइफ बेटर ऑलमोस्ट एवरी डे है, और ये बड़ा शानदार काम है। कतई तौर पर इस बात से ये ना समझिए कि ये बहुत मुश्किल काम है, नहीं, ये बहुत शानदार काम है। नशे की बीमारी की रिकवरी को अगर संजीदगी से देखा जाए तो ये तो निखार की ज़िंदगी है, ये तो बेहतरी की ज़िंदगी है। और इसी के लिए, और इसी वजह से इसे कहा जाता है कि रिकवरी इज़ लाइक एन एस्केलेटर, इट इज़ नॉट लाइक अ लैडर, इट ईदर गोज़ अप और इट कम्स डाउन, इट इज़ नॉट स्टेशनरी। इसमें जब कोशिशें की जाती हैं तो इंसान रिकवरी में आगे बढ़ता है, और जब कोशिशों को छोड़ दिया जाता है ये सोच कर के बस जी हमने तो जो करना था वो कर लिया, काम हो गया, तो फिर रिग्रेशन और रिलैप्स के मसाइल का सामना करना पड़ता है। एक विशियस सर्कल होता है जिसमें फंस जाता है। दुनिया भर में रिकवरिंग एडिक्ट्स ने इस राज को पा लिया कि हमें मुस्तकिल कोशिशें करनी है, और वो बहुत अप्रिशिएट करते हैं, क्योंकि समवेयर अलोंग द वे वो ये जान लेते हैं कि ये हमने तो नशे की बीमारी से बचने के लिए जद्दोजहद की, हमारी तो ज़िंदगी इम्प्रूव हो गई। किरदार साजी का प्रोग्राम है बेसिकली। किरदार साजी, निखार, पर्सनालिटी डेवलपमेंट, बहुत शानदार काम है। तीसरा सवाल ये इनबॉक्स में हमें आया, प्रिंसेस रानिया, उन्होंने पूछा, क्या मान नहीं प्रिंसेस रानिया, ठीक, नशा अपनी मर्जी से छोड़ सकते हैं? क्वेश्चन मार्क। ये नाम उनका यही था, प्रिंसेस रानी। अच्छा ठीक है। नशा अपनी, ठीक ठीक, बताइए जी, नशा अपनी मर्जी से छोड़ सकते हैं? हाँ, अगर ये सेल्फ हेल्प के लिए कोई यूज़ करता है, वैसे तो ये अपनी मदद करने का इंतहाई पसमानदा तरीका है। 10,000 साल पहले इंसानों ने शराब को दरियाफ्त किया, बनाना शुरू कर दिया,
10,000 साल पुरानी तो कोई चीज़ हमारे आज इस्तेमाल में नहीं है, कुछ भी नहीं। हम तो इससे बहुत पसमानदा किसी भी चीज़, अब तो 10 साल पुरानी कोई चीज़ हो तो बहुत पसमानदा समझते हैं। तो नशे को छोड़ना एक और बात है, और नशे की बीमारी में से कामयाबी से इसे मैनेज करना दूसरी बात है। आप दोनों चीज़ों को कंफ्यूज ना करें। कहीं आप नशे के इस्तेमाल और नशे की बीमारी को कंफ्यूज तो नहीं कर रहे, क्योंकि अक्सर ये होता है कि हम नशे के मरीज़ की ये समझ के उससे उलझ रहे होते हैं कि ये खुद छोड़ सकता है। जी, जब और कई नशे के इस्तेमाल करने वाले खुद से छोड़ते हैं, जिसकी वजह से इस तरह की सोच को जो है वो और बूस्ट मिलता है कि अच्छा फिर आखिर लोग अपनी मर्ज़ी से छोड़ ही सकते हैं। या मैं फ़लाँ को जानता हूँ, जब तक उसके पीछे दूसरे पड़े रहे उसने नशा नहीं छोड़ा, लेकिन जब उसकी अपनी मर्ज़ी हुई उसने तभी छोड़ा। जी, जी। तो ऐसे रेयर केसेस आपको नज़र आएंगे, ये तकरीबन उसी तरह हैं जिसमें कि आपके सामने ऐसे केसेस भी नज़र आते हैं कि कोई इंसान सारी ज़िंदगी बड़ा अनहेल्दी लाइफस्टाइल गुजार के 90-95 साल की उम्र तक ज़िंदा रहा, जी, जी, और कोई इंसान जो है वो बड़ा सेहतमंद ज़िंदगी गुजारते गुजारते 30-35 की उम्र में हार्ट अटैक हो गया और फौत हो गया। जी। अब ये कोई अनोमलीज़ होती हैं, ऐसे कोई रेयर केसेस होते हैं, और लोग इनको मिसाल बना लेते हैं जी। कि वो फलाना तो इतनी सिगरेट पीता था, वो इतने नशे करता था, वो ठीक रहा, उसको कुछ नहीं हुआ। सो लोग बस एक एक दो दो किस्से वाक़यात को लेके मिसाल बना लेते हैं, जबकि स्टडीज़ जब भी की जाती हैं किसी भी चीज़ के बारे में, तो स्टडीज़ का एक बहुत बड़ा सैम्पल साइज़ होता है, और वो उतने बड़े सैम्पल साइज़ के रिज़ल्ट के ऊपर बेस कर रही होती है। जी। हमें ज़िंदगी में किसी भी चीज़ के बारे में जानना है तो हमें उसके बारे में प्रॉपर रिसर्च करनी चाहिए, और प्रॉपर रिसर्च आपको यही कहेगी कि नशे का इलाज कराने से ही उसका छूटने की पॉसिबिलिटी सबसे बेहतरीन है। लेकिन कोई आपको एक आधा कहीं ना कहीं कोई केस मिलेगा जो खुद से भी छोड़ देते हैं। तो हम तो अक्सर लोगों को कहते हैं खुद छोड़ दो या किसी से छुड़वा लो, छोड़ दो, छोड़ दो, हमसे छुड़वा लो, किसी से छुड़वा लो, खुद छोड़ दो, मकसद तो छोड़ना है, जो मर्जी कर लो, डू समथिंग। सिर्फ प्रोक्रेस्टिनेट ना करते रहें, सिर्फ बात ही ना करते रहें, सिर्फ आगे से आगे कल छोड़ दूंगा, अगले साल छोड़ दूंगा, जब 25 का हो जाऊंगा तो छोड़ दूंगा, जब 2 बच्चे हो जाएंगे तो छोड़ दूंगा। फिगर आउट अ वे टू क्विट नाउ। चाहे खुद से कर लें, चाहे इलाजगाह से करा लें, चाहे किसी दोस्त से, किसी वाकिफ़ से कह के तो उससे कहो कि छोड़ दो। लेकिन बेस्ट पॉसिबल आप देखें ना, प्रोबेबिलिटी क्या है। कुछ लोग जो हैं वो सिर्फ डाइट के ज़ोर पे वज़न कम कर लेते हैं जी। कुछ लोग डाइट बिल्कुल को ख़ास नहीं करते, लेकिन शदीद एक्सरसाइज के ज़ोर के ऊपर वज़न कम कर लेते हैं। बट अब ये मैं फिर वही बात कहूँगा, ये रेयर केसेस हैं। मेजॉरिटी सिर्फ इनमें से कोई एक चीज़ करके फ़ेल हो जाते हैं जी। और वेट लॉस का या वेट मैनेजमेंट का बेस्ट तरीका ये है कि जिसमें आपको डाइट भी करनी है, जिसका 70% रोल होता है, जिसमें आपको एक्सरसाइज भी करनी है, जिसमें आपको अपना लाइफस्टाइल ओवरऑल चेंज करना है, आपको नींद का भी ख्याल करना है जी। आपको अपना पानी के वाटर इनटेक का, स्ट्रेस मैनेजमेंट का, हर चीज़ का ख्याल रखना है। और वहाँ पे प्रोबेबिलिटी बहुत बढ़ जाएगी कि अच्छा इस इंसान का वेट मैनेज अच्छा हो जाएगा, इस इंसान का लाइफस्टाइल हेल्दी हो जाएगा। सो रेयर एनॉर्मलीज़ की तरफ ध्यान नहीं देना चाहिए। जैसे ये वो इसी किस्म की मिसाल है कि जिसमें दुनिया के 2 या 3 या 4 टॉप के जो बिलियनियर्स हैं, अगर वो कॉलेज ड्रॉप आउट्स हैं तो लोग कितने इम्प्रेस होते हैं। और लोग कहते हैं कि कॉलेज छोड़ो, पढ़ाई का क्या है, सारे बिलियनियर तो ड्रॉप आउट्स हैं। जी। बट दे आर रेयर एनॉमलीज। अगर आप गौर करें तो वो गिने चुने हैं। वो वाली मिसालें क्यों नहीं देते जो पढ़े लिखे लोग कामयाब हैं जी। और मेजॉरिटी तो पढ़े लिखे ही कामयाब है ना। और जो ड्रॉप आउट्स हैं वो भी कोई बिल्कुल अलिफ बे लिखने ना वाले अनपढ़ नहीं हैं। वो हार्वर्ड के ड्रॉप आउट्स हैं। हाँ, वो आईवी लीग इंस्टीट्यूशंस के ड्रॉप आउट हैं। आईवी लीग इंस्टीट्यूशन के ड्रॉप आउट्स हैं। बहुत कुछ पढ़ा हुआ है उन्होंने ज़िंदगी में, सिर्फ फाइनल ईयर रह गया या फाइनल सेमेस्टर रह गया या कुछ इतना रह गया। बात मुकम्मल करनी चाहिए, लोगों को मिसगाइड नहीं करने की तरफ जाना चाहिए। वो ये तो कभी कॉलेज ही नहीं गया, चले फिर भी बहुत एजुकेशन उन्होंने ले ली होगी। बिल्कुल अनपढ़ वाले केसेस नहीं होंगे, लेकिन अगर हैं भी जी जी
तो 1 2 3 जी तो उसका क्या मुकाबला हज़ारों और लाखों से जो कि दुनिया में पढ़ के सीख के कामयाब होते हैं। तो दैट्स हाउ आई एम सेइंग कि उस पर फोकस किया करें। उस पे फोकस, अभी आपने जो बात की उसमें मैंने जो फोकस किया वो आपने एक लफ्ज़ यूज़ किया प्रोक्रास्टिनेशन की, जिसमें कोई इंसान जो है वो टालता चला जाता है चीज़ों को और वो कर नहीं पाता। बल्कि आपसे एक दफ़ा बात हो रही थी तो हम डिस्कस कर रहे थे कि ये कोई कौमी मसला टाइप है। हाँ ये बिल्कुल, तो ये इसके ऊपर हमने प्रोक्रेस्टिनेशन हमारी एक नेशनल हॉबी है। ये जो नेशनल हॉबी है इसका हमने नेक्स्ट सेगमेंट पूरा करना ही इस पे। तो क्योंकि हमने डिस्कस भी एक ऐसी चीज़ करनी है, एक ऐसा मसला जो कि कौमी मसला है, कौमी हॉबी है और लोग जो हैं उसको बड़ा एंजॉय करते हैं और तकरीबन हर घर में ये चीज़ पाई जाती है। ये एक कसौटी का सवाल नहीं है, बल्कि ये जो है एक बड़ा अहम मसला है जिसका ज़िक्र किया अब्दुर्रहमान सदाकत साहब ने। मानी साहब, ये जो चीज़ है प्रोक्रास्टिनेशन, जिसमें कोई इंसान स्पेशली इन दिनों में सबसे बड़ी चीज़ ये होती है कि ईद के बाद देखेंगे, ये ईद जो है वो बस गुजर जाए, या कोई शादी है तो शादी के बाद देखेंगे, या गर्मियाँ हैं तो गर्मियों के बाद देखेंगे, और जब गर्मियाँ गुजरती हैं सर्दियाँ आ जाती हैं तो सर्दियों के बाद देखेंगे। तो ये कैसे, यानी ये कोई इंसानी नफ्सियात है कि वो चीज़ों को डिले करना चाहता है? इंसानी नफ्सियात तो एक तरफ, लेकिन कोई पाकिस्तानी नफ्सियात ये ज़्यादा है, जिसमें आपको बहुत कॉमनली ये देखने को मिलता है कि आज तो किसी ने कुछ नहीं करना। नहीं, देयर इज़ नो टास्क दैट नीड्स टू बी डन टुडे। आप कुछ भी किसी से पूछ के देख लें, वो कहते हैं कल हो जाएगा, कल हो जाएगा, कल सुबह हो जाएगा, मंडे से करेंगे। एनीथिंग इज़ देयर दैट्स टुमारो। और वो आम हालात में वो कल हो जाएगा होता है, और रमज़ान के महीने में या इसके आसपास आके हो जाता है कि रमज़ान के बाद या ईद के बाद हो जाता है। इस पूरे महीने को मैंने पहले भी इसमें ज़िक्र किया था कि लोग तकरीबन इस पूरे महीने को कोई प्री ईद की तरह ट्रीट करने लग गए हैं, बजाय इसके कि आप रमज़ान में अपनी ज़िम्मेदारियों को उसी तरह परफॉर्म करें जिस तरह से बनती हैं, साथ में रोज़े भी रखें और फिर इवेंचुअली उसके रिवॉर्ड के तौर पे ईद को सेलिब्रेट करें। और आप देखिए, हमने राइट लेफ़्ट सेंटर लोग आपको पहले रोज़े से ईद की शॉपिंग करते हुए नज़र आएंगे। पहले लोगों की प्रोडक्टिविटी जो है वो 30% पे आ जाती है, 70% प्रोडक्टिविटी गॉन। कई लोग हैं वो रमज़ान के पहले 15 दिन छुट्टी करते हैं, कई लोग रमज़ान के आखिरी 15 दिन छुट्टी करते हैं, अपना कारोबार बंद कर देते हैं, इतने दिन वो करते ही नहीं हैं जी। और उसके बाद फिर एवरीथिंग ईद के बाद। और ईद के बाद भी ये नहीं कि ईद के 1 दिन के बाद या 3 दिन के बाद, ईद के 6 दिन बाद लोग वापस अपने काम पे वापस पहुंचते हैं। जी। और तब जाके कहीं जब शुरू करते हैं अगले 4-5 दिन में एक नॉर्मलसी का साइकिल चलना शुरू होता है, फिर बड़ी ईद आ जाती है, फिर बड़ी ईद आ जाती है। तो प्रोक्रेस्टिनेशन जो है वो ने बताया ना कि आम हालात में ये कल परसों पे होती है, इन दिनों में ये पूरा महीना आगे बात चली जाती है। कोई आपको ये कहता नहीं मिलेगा कि आज हो जाएगा, और ऐसा नहीं है कि आप शाम के टाइम उनको पूछ रहे हैं तो वो कह रहे हैं कल। आप सुबह 11 बजे पूछ लें कि ये काम कब होगा, वो कहीं कल हो जाएगा। ये सारा दिन पड़ा है, आज का काम छोटा सा है, शाम तक कर दो, दोपहर में कर दो, आज कर दो, बट यू विल कम अक्रॉस पीपल ऑल अराउंड यू विल से टुमारो। एक मीम है बड़ी मज़ेदार कि कोई इंसान दूसरे को कहता है कि जी ये हम बस मंडे से ये काम स्टार्ट करेंगे, तो कहता है कि जी आज मंडे, वो कहता है नहीं नेक्स्ट मंडे। तो ये अगर करना भी पड़ जाए तब भी नहीं, नेक्स्ट थोड़ा सा आगे, क्योंकि आप एक्चुअली तो सोचे बगैर कह रहे थे आगे का, यू आर जस्ट पुशिंग इट फॉरवर्ड। अब वो आपको नहीं पता वो आज ही निकल आया, तो फिर अब आप उसे कह रहे हैं अगले हफ्ते, और इसी तरह फिर पूरे 6 दिन फिर गुजर जाएंगे, फिर से वो मंडे आ जाएगा, फिर से आप तैयार नहीं होंगे उसके लिए। डाइट कब करनी है, कल से। एक्सरसाइज कब करनी है, मंडे से। ये फलानी आदत कब छोड़नी है, न्यू ईयर से, न्यू ईयर रेजोल्यूशन में छोड़ेंगे। सो वी हैव अ वेरी स्ट्रॉन्ग हैबिट ऑफ प्रोक्रेस्टिनेशन। बल्कि वो एक मीम है ना जिसमें वो एक बच्चा कह रहा है वो एक हैबिट है जो बनाना पड़ता है। तो वो बना लिया हुआ है हमने, और हमारा ये हैबिट बन गया हुआ है कि हमने कहना है कि कल। अब जब इसको आप कुछ ऐसी चीज़ों में लाते हैं जिससे कि नुकसान बहुत मल्टीप्लाई हो जाता है, जैसे कि इलाज,
जी जी क्योंकि इलाज में प्रोक्रेस्टिनेशन का मतलब है हर बढ़ते दिन के साथ मसले का बढ़ना। अगर लोगों का रूटीन चेकअप भी है और लोग रूटीन चेकअप नहीं करा रहे हैं तो देयर समथिंग दैट्स ग्रोइंग इनसाइड देम दैट दे आर अनअवेयर ऑफ, तो वो बढ़ जाता है। अगर लोग अपनी शुगर चेक नहीं कर रहे हैं जब करनी चाहिए तो उनको शुगर का कुछ नहीं पता लग रहा, ब्लड प्रेशर जब करना चाहिए उनको उसका नहीं पता लग रहा। लोग दवाइयाँ खाना प्रोक्रेस्टिनेट कर देते हैं, कल खा लूँगा। अब आप इससे इमेजिन करें कि उनकी जो इवनिंग की मेडिकेशन की डोज है, जस्ट बिकॉज कुछ लिथार्जी है, लेजीनेस है, सुस्ती है, उठना पड़ेगा, कल खा लूँगा, कल इकट्ठी खा लूँगा दो। मेडिसिन के साथ खेलते भी हैं हमारे यहाँ लोग। आपको पता है कि खेलना, इसको मैं कहता हूँ बड़ा ख़तरनाक खेल है। कल मॉर्निंग और इवनिंग के इकट्ठे खा लूँगा सुबह। हाँ, और कभी कभी उसके बीच का कोई वक्त ढूंढ लेंगे कि मॉर्निंग के 8 बजे, इवनिंग के 8 बजे, आज दोपहर 2 बजे खाता हूँ। तो ये भी एक अजीब सी हैबिट है जो लोगों में है। खुद को एजुकेट नहीं करते हैं, डॉक्टर्स की गाइडेंस फॉलो नहीं करते हैं। प्लानिंग होती है, यानी कि कोई इंसान जो इस तरह से चीज़ों को आगे करता है, डिले करता है, वो फिर यकीनी तौर पे कोई बहुत ज़्यादा प्लानिंग करने वाला होगा कि वो चीज़ों को ज़्यादा अच्छे तरीके से असेस करने का सोच। असल में ये जो हम बात कर रहे हैं ना, दिस इज़ अ वेरी कैजुअल वे ऑफ लिविंग लाइफ। और अब दुनिया में ज़िंदगी की बढ़ती पेस के साथ हमें इस कैजुअल लिविंग स्टाइल से बाहर आना पड़ेगा। कोई ना कोई प्लानिंग के साथ, कोई ना कोई आपको प्रॉपर तरीके से चीज़ों को लेके चलना होगा। ये इस तरह से नहीं चल सकते कि बस वक्त गुजार रहे हैं, बस वक्त गुजार रहे हैं और सांस ले रहे हैं और रास्ते में कोई काम आ गया, कभी कर लिया कभी नहीं कर लिया। दिस इज़ नो वे ऑफ लिविंग लाइफ। तो वो जब लोगों को चेंज करना पड़ेगा तो हर चीज़ का कोई ना कोई डिसिप्लिन तो होता है। आप कभी कभार डिसिप्लिन से ऑफ हो जाए कोई बात नहीं। समटाइम्स यू आर ऑन अ वेकेशन और अ रिक्रिएशनल समथिंग, जी, वहाँ पे ठीक है, समझ लगती है। सारा वक्त ही रिक्रिएशन चल रही है, सारा वक्त ही आप जो है वो वेकेशन कर रहे हैं। अगर आप वैसे भी हमारे को साल में कोई वर्किंग डेज देखें वो वैसे ही बड़े कम होते हैं जी। अगर आप उसमें वीकेंड्स एंड अदरवाइज हॉलीडेज एंड ईद एंड रमज़ान एंड समर्स एंड एवरीथिंग को निकालते रहें वैसे ही बड़े कम होते हैं। अब फिर जैसे उसमें भी कुछ ना करें। अब जैसे 10 रोज़े हो गए, दूसरा अशरा स्टार्ट हो रहा है, तो अब ये बात स्टार्ट हो गई है कि ईद के बाद देखते हैं, ईद के बाद देखते हैं। अच्छा, नशे की बीमारी में तो ये बर्बादी का इस के नुस्खे में एक नुस्खा ये भी है कि चीज़ों को, इलाज को टाला जाए, लेकिन ये बर्बादी का रास्ता है। दूसरी तरफ जो रिकवरी या अच्छी ज़िंदगी का रास्ता है वो तो ये है, जैसे माशाल्लाह विलिंग वेज लाहौर में ये प्रैक्टिस काफ़ी सालों से जारी है कि अभी पेशेंट एडमिट नहीं हुआ जी, लेकिन प्री एडमिशन काउंसलिंग के ज़रिए इलाज को शुरू कर दिया गया है। यानी जैसे प्रोक्रास्टिनेशन नशे की बीमारी की बर्बादी को बढ़ाती है, तो अच्छे इलाज की एक निशानी ये भी है कि चीज़ों को पोस्टपोन ना किया जाए, प्रोक्रास्टिनेट ना किया जाए, कल पे ना डाला जाए। उस काम का जो हिस्सा आज और अभी किया जा सकता है उसे परफॉर्म कर दिया जाए। प्री एडमिशन काउंसलिंग इसकी बड़ी शानदार मिसाल है कि पेशेंट अभी अस्पताल में एडमिट हुआ ही नहीं, लेकिन उसकी फैमिली और केयर गिवर्स की ट्रेनिंग का एहतमाम चल रहा है, वो पहले से इलाज में शामिल हो गए हैं। तो हमें ये भी याद रखना चाहिए कि प्रोक्रास्टिनेशन बर्बादी का रास्ता है। दूसरी तरफ जो काम हमने करना है रिकवरी रिलेटेड, इलाज से मुतल्लिका, उसका जो हिस्सा हम आज और अभी कर सकते हैं, इसी से रिकवरी का रास्ता हमवार होगा। आपने वो जो दिमाग में कहा ना कि इसकी एक निशानी ये भी है, तो वो एक शेर ज़हन में आया। शेर के बगैर इतना अच्छा नहीं लगता। तो वो कहते हैं कि उसके गांव की एक निशानी ये भी है, हर नलके का पानी मीठा होता है। तो ये जो आपने आके मीठी मीठी बातें भी की, उसके गांव के हर नलके का पानी मीठा है, तो ये एक अच्छी बात है। उसकी सोबत का असर तो होता ही है। तो ये मीठी मीठी बातें डॉक्टर सलमान आज हुई। मैं देख रहा था कि दोनों सलमान एक तरफ हो गए, तो डॉक्टर सलमान उल्लाह और सलमान अहमद मान। तो नदीम नूर साहब, आपका बहुत शुक्रिया। आज आपने जो शिरकत की और जिस तरह से ये डिज़ीज़ कॉन्सेप्ट को क्लियर किया और पेशेंट के बारे में बताया कि मरीज़ भी ये सारे मसाइल के साथ ही होता है। वो आपने कहा कि भला मानस तो फिर कोई मरीज़ होगा ही ना। ऐसा तो हो नहीं सकता कि किसी से हम एक्सपेक्ट करें कि उसमें सारी चीज़ें ठीक हों लेकिन वो मरीज़ हो, तो वो फिर मरीज़ नहीं कहलाएगा अगर सब कुछ ठीक हो।
तो नदीम नूर साहब का बहुत शुक्रिया, अब्दुर्रहमान सदाकत साहब आपका बहुत शुक्रिया, डॉक्टर सलमानुल्लाह आपका बहुत शुक्रिया, नाजरीन का बहुत शुक्रिया। आप अपना वक्त निकालते हैं, 7 से लेके 9 बजे तक बैठते हैं, पूरी पूरी फैमिलीज़ बैठती हैं, वो इस प्रोग्राम को देखते हैं, सुनते हैं, शेयर करते हैं, अपने कमेंट्स भेजते हैं, मोहब्बत का इज़हार करते हैं, अपने सवालात पूछते हैं और इस गुफ्तगू से ना सिर्फ ख़ुद इस्तिफ़ादा करते हैं बल्कि बाकी जो लोग हैं वो भी उनकी रहनुमाई बड़ी अच्छी होती है। तो कल आपसे जो मुलाकात होगी वो कहाँ से होगी भला, किस शहर से होगी? वो होगी दारुल हुकूमत से, यानी इस्लामाबाद से। आप कल का जो शो है वो देखेंगे, टाइम वही है 7 बजे। और ये जो प्रोग्राम है वो विलिंग वेज पाकिस्तान के फेसबुक, यूट्यूब, इंस्टाग्राम पर आप देखते हैं। अपना और अपने प्यारों का बहुत सारा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।